अवेयरनेस ऑलमोस्ट आज की तारीख तक नहीं के बराबर है। आपका जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो एक 8 लेवल का स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। मेरे को सिलेबस तो थमा दिया, मेरे को जी। पता है मेरे को क्या पढ़ना है, स्किल सेट भी बता दो। पूरा सिस्टम आस्ते आस्ते चेंज होना होएगा। बिल्कुल जो सही। असेसमेंट के पैरामीटर्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे हम। तो जो पॉलिसी में बात हुई है वो पूरे की पूरी बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए हुई है, बच्चे को सेंटर में रख के हुई हैं, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की हुई है। रेदर हमने ये नहीं करा कि हम इतना बजट। जय हिंद एवरीवन। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट एंड स्टिल नॉट फिगर्ड आउट कि आपको करियर ऑप्शन किस डायरेक्शन में लेके जाना है, या फिर आप एक पेरेंट हैं एंड स्टिल वही कन्फ्यूजन है बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, सो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम गेस्ट को बुलाते हैं, या तो वो एक फील्ड के एक्सपर्ट हों, ताकि उस फील्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या जॉब प्रोफाइल है, वो आप उनसे समझ सकें। या फिर दूसरी कैटेगरी ऑफ गेस्ट जो हम बुलाते हैं वो रहते हैं एजुकेशनलिस्ट, जो एजुकेशन एज अ होल समझते हैं, या तो पॉलिसी मेकिंग में है या किसी इंस्टीट्यूशन के टॉप में है, ताकि वो स्टूडेंट के पढ़ाई कैसे करनी है, पेरेंट को बच्चों को गाइड कैसे करना है, वो उसमें हमें अच्छे से डायरेक्शन दिखा सकें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सेकंड कैटेगरी से हैं, प्रोफेसर आर.एस. राठौड़। सर इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर सर ने अपना करियर स्टार्ट किया था। उसके बाद सर AICTE में भी रहे। उसके बाद जो इंडिया की फ़र्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी सर एज अ डीन इन एकेडमिक्स वहाँ पे सर ने रोल प्ले किया। सर हरियाणा स्टेट एजुकेशन काउंसिल में भी अभी अपना कार्यरत हैं। तो सर का पॉलिसी मेकिंग में और टॉप ऑफ दी जो हम एजुकेशन सिस्टम कहते हैं वहाँ पे सर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो सर से एजुकेशन को समझना चाहेंगे। बट स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आप गेस्ट बनना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट पे, या फिर कोई और गेस्ट है जो आप चाहते हैं उनको देखना, तो देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन फिल दैट फॉर्म। एंड अगर आप को होस्ट करना चाहते हैं मेरे साथ, क्योंकि दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, आप एक एस्पिरेंट हैं, आपको लगता है आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड के गेस्ट से आप वो क्वेश्चन मेरे साथ में पूछना चाहते हैं, तो you can fill that form as well, and we will be very happy to onboard you in a discussion with me. So without wasting any further time, let's welcome Professor R.S. Rathod. Welcome sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू रविंद्र जी। सर आपका करियर बहुत ही एक्सेप्शनल रहा है। जर्नली प्रोफेसर जो ऐसे स्टार्ट करते हैं वो इतने स्विचेस नहीं करते हैं और इतने टॉप पे नहीं पहुंचते हैं। हम उस पर डिस्कशन ना करके मैं ज़्यादा डिस्कशन करना चाहूँगा स्किल के अराउंड, क्योंकि आप एक फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी जो इंडिया की थी उसका पार्ट रहे, और NEP 2020 के अराउंड में, क्योंकि मेरे को लगता है हम बात तो बहुत करते हैं कि हम एजुकेशनल जो है हमारी थ्योरेटिकल है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, बट शायद उसको उतना निटिग्रिटी में हम समझ नहीं पाते हैं उसको। सो पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे यही है कि इन योर ओपिनियन स्किल, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या फिर प्रैक्टिकल लर्निंग, तीनों एक ही चीज़ है या इनमें कुछ डिफरेंस है? पहली बात तो एक बार फिर से धन्यवाद कि थैंक यू सर। एक ऐसे इशू पर जिस पर चर्चा होती नहीं थी, जी इसके लिए एक ऐसा विषय था जो कि ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड सा विषय कहते थे कि किसी का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोले ठीक है इसको कुछ स्किलिंग करवा दो। लेकिन कम से कम एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद इस पर एक डिटेल में चर्चा प्रारंभ हुई कि स्किलिंग क्या है। और जो आपने प्रश्न पूछा बिल्कुल स्वाभाविक सा प्रश्न है कि इस तरह की क्यूरियोसिटी होती है कि एक्चुअली स्किलिंग क्या है, क्या स्किलिंग सेम है कि जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसी को हम स्किलिंग कहते हैं, या अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग है क्या उसी को हम स्किलिंग कहते हैं। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो बहुत ब्रॉड कोई एज सच अंतर तो नहीं दिखेगा आपको। अगर मैं कहूँ कि मुझे नॉलेज एक्वायर करनी है, अब नॉलेज एक्वायर करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जो हम ब्रॉडली कहते हैं कि नॉलेज इधर जो कॉग्निटिव नॉलेज है वो या तो हम किताबों से प्राप्त कर सकते होंगे या किसी एक्सपीरियंस से कर सकते होंगे। तो अगर हमें एक नॉलेज जो कि फॉर्मल तरीके से नहीं मिले, अगर मुझसे कहे, अगर हम नॉन फॉर्मल तरीके से कोई नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो ये एक तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट है कि मुझे एक्सपीरियंस से वो ज्ञान प्राप्त था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
अगर मुझे एक प्रैक्टिकल है उसको एप्लीकेशन बेस्ड में देखना है, सॉरी एक नॉलेज है जिसको मुझे एप्लीकेशन के फॉर्म में देखना है, तो मैं बोलता हूँ कि उसको हमने वेल डिफाइन एक स्ट्रक्चर में उसके कुछ प्रैक्टिकल्स डिज़ाइन कर दिए। ये मेरी थियोरेटिकल पार्ट था, इस थ्योरी को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए मैंने प्रैक्टिकल्स बना दिए और मैं बोलता हूँ कि उसको मैं एक्सपेरिमेंटली करके देखता हूँ। तीसरी चीज़ आती है स्किल्स की। बेसिकली जब हम स्किल्स की बात करते हैं, ये जिसको हम आस्क बोलते हैं, एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल्स, तो ये 3 डिफरेंट कंपोनेंट हैं। तो स्किल का जो पार्ट है बेसिकली वो एक आपके पास एक ऐसा टैलेंट जिसको आप कह सकते हो कि आपने एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा टैलेंट अपने अंदर बिल्ड किया है, और वो टैलेंट या वो कैपेबिलिटी या वो कैपेसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कंटिन्यूसली डूइंग सम प्रैक्टिसेस बेसिकली टू एक्वायर अ न्यू कॉम्पिटेंसी, बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड स्किल। तो आप लगातार प्रयास करते हो, साइकिल चलाना एक दिन में नहीं सीखते हो, अपना सिमुलेशन से सीखते हो। बेसिकली आप वहाँ पर जाते हो, लगातार प्रैक्टिस करते हो, कभी गिरते हो, कभी सीधे होते हो। सो दैट कॉम्पिटेंसी विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू मे से दैट इज़ स्किल्स बेसिकली। ओके, सो सर स्किल, क्योंकि जैसे अब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं इंडिया में, कि हमारा थ्रोटिकल बेस एजुकेशन सिस्टम है, तो जो स्किल सेट होगा वो स्कूल के बच्चे के लिए ऑब्वियसली अलग होगा। जो बच्चा कॉलेज में है, मैं लेट से आर्ट्स है, उसके लिए स्किल सेट अलग होगा। तो वो स्किल सेट क्या क्या हो सकते हैं, और स्कूल लेवल पे एक बच्चे के पास क्या स्किल सेट होना चाहिए कि वो 12th पास करे तब हम ये कहें स्कूल स्किलफुल है बच्चा, तो वो स्किल सेट क्या क्या हो? डायरेक्ट अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं उससे पहले जी, मैं एक कॉन्सेप्ट को और सबके साथ शेयर कर लूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, बिल्कुल क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था जिसकी कि अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस, बेटर अंडरस्टैंडिंग की जगह शब्द अवेयरनेस का इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अवेयरनेस ऑलमोस्ट आज की तारीख तक नहीं के बराबर है। 2013-14 का मुझे लगता है एक फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, जिसको हम कहते थे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF का एक फ्रेमवर्क था। NSQF का एक फ्रेमवर्क जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, वो क्या करता था, स्किल्स की जितनी कॉम्पिटेंसीज़ है, अगर हम बोलते हैं स्किल, जैसे आपने कहा कि स्किल स्कूल के लेवल के बच्चे में क्या स्किल होनी चाहिए, कॉलेज के लेवल के बच्चे में क्या स्किल सेट होना चाहिए बेसिकली, अगर हम उसे स्किल सेट नहीं कह के एक पर्टिकुलर स्किल की कॉम्पिटेंसी कहें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। और इन कॉम्पिटेंसीज़ को अगर हम लेवल दर लेवल अगर जमाना स्टार्ट करते हैं तो एक जो स्ट्रक्चर कंप्लीट बनता है उसको हम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। आपका जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो एक 8 लेवल का स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, जिसमें NSQF लेवल 1 बिल्कुल फंडामेंटल एलिमेंट्री स्किल्स है वहाँ पर, और जब हम लेवल 8 की बात करते हैं वो आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किलिंग हो सकता है। अब जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो मान लीजिए मैं कहता हूँ जो आज के टाइम में बहुत कॉमनली चल रहा है कंप्यूटर स्किल्ड। अगर मैं कंप्यूटर स्किल कहता हूँ उसके लेवल्स कैसे अलग अलग हो सकते हैं। मान लो एक बच्चा स्कूल में हो सकता है कि वो जनरल कंप्यूटर का इस्तेमाल करना खाली सीख जाए। मैं बोलता हूँ कि कंप्यूटर के फील्ड में तुम स्किल्ड हो बेसिकली, अगर उसको अवेयरनेस है मान लीजिए खाली, उस लेवल को हम NSQF लेवल 1 कहते हैं कि वो कंप्यूटर उसने देखा, उसको ये पता है इसको कंप्यूटर कहते हैं, इसको कीबोर्ड कहते हैं, इसको माउस कहते हैं, ये ऐसे ऑन होता है, ऐसे ऑफ होता है। सो दैट इज पर्पस क्या है थोड़ा। हाँ जी, तो बेसिक अवेयरनेस अगर है तो लेवल 1 की कॉम्पिटेंसी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर उस पर वो काम कर सकता है तो उसकी कॉम्पिटेंसी का लेवल बढ़ रहा है। अब काम कर रहा है तो आपने एक एप्लीकेशन बना दिया, आपके पास कोई ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है और उस पर वो टाइप कर रहा है, पिक्चर बना रहा है, तो वो बेसिकली एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। उसने अभी अपने लेवल पर एज सच कोई क्रिएटिविटी नहीं डाली उसके अंदर, तो वो नेक्स्ट लेवल की कॉम्पिटेंसी हो गई, उसको हम बोल रहे हैं एक और लेवल का कॉम्पिटेंसी बढ़ गई। लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम अगर उसने कुछ स्किल्स ऐसी एक्वायर करी जिसमें कि वो कोडिंग करना सीख गया, फॉर एग्जांपल उसने कुछ एप्लीकेशन डेवलप करना सीख गया, फॉर एग्जांपल उसने टेस्टिंग करना स्टार्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल उसने जो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती होगी, आप अब टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ कहते होगे, उसको अगर रिमूव करना सीख गया, उसके क्वालिटी असेसमेंट के पैरामीटर सीख गया, तो हर एक जब वो नई चीज़ सीख रहा है बेसिकली तो उसके स्किल सेट को वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं।
और हो सकता है कि वो लेवल चलते चलते, मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट लेवल पर जब पहुँचते हैं तो लेवल 8 तक पहुँच सकते हैं। तो जब वो लेवल 8 पर पहुँचता है, इसको मैं थोड़ी देर में जब हम एनईपी की चर्चा करेंगे तो उस समय बात करेंगे कि हो सकता है कि वो लेवल 8 जो है वो एकेडमिक्स में पीएचडी के बराबर भी कहलाता होगा कहीं ना कहीं जाके। जी सर। तो स्किल सेट जो आपने कहा कि हर एक लेवल में, हर एक फील्ड में हम एक पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई कर सकते होंगे। आपने स्कूल का एग्जांपल लिया, मैंने बोला स्कूल के फील्ड में बच्चा कंप्यूटर के फील्ड में स्किल्स एक्वायर कर सकता है। मैं बोलता हूँ स्कूल के फील्ड में एक और एरिया लेता हूँ, स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल हरियाणा में बहुत प्रिवेलिंग है। उसमें वो स्किलफुली इंगेज हो सकता है और अलग अलग तरीके की कॉम्पिटेंसी एक्वायर कर सकता है। स्किल्स को बेसिकली हम, जो मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग डिस्कस इसलिए नहीं करते थे कि स्किल बिल्कुल एक सेपरेट वर्टिकल हुआ करता था। बिल्कुल। लेकिन जब जैसे आज आप चर्चा कर रहे हो कि स्किल एक आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए क्या स्किल होनी चाहिए, जब मैं आर्ट्स का स्टूडेंट कहता हूँ तो मैं आपको एक सब्जेक्ट का एग्जांपल देता हूँ फिर से। फॉर एग्जांपल बीए इंग्लिश का विद्यार्थी है, बीए इंग्लिश का विद्यार्थी है, तो अभी तक कन्वेंशनली क्या होता था हमारे सिस्टम में, कन्वेंशनली वो क्या करता था, कुछ लिटरेचर पढ़ता था, शेक्सपियर की किताबें पढ़ ली, बाकी जो भी उसको कुछ नोबेल मिलती होगी, मतलब एक तरह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, तो पहला काम था एग्जिस्टिंग नॉलेज को ग्रास्प करना। हाँ, उसको अंडरस्टैंड कर लेना और उस पे जी, ठीक है, और उसके बेस पर नेक्स्ट लेवल की नॉलेज क्रिएट करना, ये अभी तक का काम हो रहा था बेसिकली। ये एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही कुछ चल रहा था जी। लेकिन अब आप जब पूछ रहे हो कि भाई बीए इंग्लिश बच्चा कर रहा है, आप बोलते हैं उसको स्किल्ड होना है, उसमें ऐसी क्या स्किल होनी चाहिए बिल्कुल सर, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं देखता हूँ, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को कॉर्पोरेट कह रहे हैं या कंपनीज कह रही हैं कि आप अनस्किल हो। मेरे को सिलेबस तो थमा दिया, मेरे को पता है मेरे को क्या पढ़ना है, स्किल सेट भी बता दो जिसे आप कह रहे हो, तो और उसमें कितने लेवल की कॉम्पिटेंस आपको चाहिए। लेट्स से अगर आप कंप्यूटर कह रहे हो, आप कह रहे हो हमें 4th लेवल की चाहिए एक 12th स्टूडेंट में, कि 4th लेवल की NSQF की मेरे लेवल हो, उतनी स्किल सेट में। तो अगर मेरे को पता है वो चीज़, तो मेरे लिए एज अ स्टूडेंट काफ़ी इजी हो जाएगा उस चीज़ को गेन करना। बिल्कुल सही। और वो आज तक बताया नहीं गया स्टूडेंट को, सिलेबस बता दिया, दैट्स ओके, बट ये चीज़ें नहीं बताई गई। तभी जो बात कर रहे थे, वापस इंग्लिश वाला एग्जाम्पल जी है। बिल्कुल तो इंग्लिश में अगर हम देखते हैं कि मैं बीए इंग्लिश कर रहा हूँ, लेकिन बीए इंग्लिश के साथ साथ मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ। हमने शुरू में जो बात करी, एक तो नॉलेज क्रिएशन हो गया, लेकिन उस नॉलेज की एप्लीकेशन की जब मैं बात करता हूँ, तो अप्लाइड नॉलेज इंग्लिश वाले के पास क्या हो सकती है, अगर हम उसको सोचते हैं। तो अगर मैंने कहा कि हो सकता है कि वो कंटेंट क्रिएटर बन जाए आज की तारीख में, एज ए पब्लिशिंग कंटेंट करने लगे, तो अब मुझे उसको सिखाना पड़ेगा, लेकिन कि भाई तुम जो कन्वेंशनली सीख रहे थे उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन में ये डिमांड, ये एक्सपेक्टेशन है बेसिकली। और अगर तुम इन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, तो तुम कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, तुम एक एडिटर बन सकते होगे, तुम एक न्यू पब्लिकेशन हाउस में जा सकते हो। बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर अगर देखते हैं तो मुझे फर्स्ट लेवल की जो स्किल्स है, मान लीजिए जो इंग्लिश का विद्यार्थी है, उसके लिए क्या होनी चाहिए कि एटलीस्ट प्रूफ रीडर तो बन जाएगा, अच्छा एडिटर तो बहुत हायर लेवल हो गया। तो फर्स्ट लेवल की कॉम्पिटेंसी मैं उसको इंग्लिश ग्रामर, स्पेलिंग, ताकि जब मुझे उसको एक डॉक्यूमेंट मिला तो उसको एटलीस्ट प्रूफ रीड कर ले, वो इसका एक स्किल सेट है बेसिकली, जो कि इंग्लिश का विद्यार्थी को एक्वायर करना चाहिए। उसको आपने जो सही कहा, उसको बताया नहीं, उसको बोला खाली ये 3 नोवेल पढ़ना है और लास्ट में जाके 5 क्वेश्चन के आंसर देना, एग्जाम पास कर लेना, ये मकसद था बेसिकली। उससे मेरे मार्क्स आ गए, मैं जॉब लेने जा रहा हूँ, मैं अनस्किल हूँ, राइट। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा सा डीपली देखोगे, आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठाते हो, तो उस सब्जेक्ट में हमें ऐसे स्किल सेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेसिकली, और ऐसे स्किल सेट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ऐसे स्किल सेट को बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये आपने अभी क्या तक पॉलिसी लेवल पे इस पे काम चल रहा है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और वो मे बी हमारा सिलेबस का ही पार्ट हो, या फिर अभी उस पे काम नहीं चल रहा है। उसको चलो, क्योंकि दोनों में कोई बहुत ब्रॉड डिफरेंस नहीं है, एनईपी और स्किलिंग की जब हम बात करते हैं, दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, तो उसका आंसर हम पहले ही कर रहे थे। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 3 ईयर या 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, 3 ईयर या 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। वेल स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस उसके कंपोनेंट डिफाइंड है कि आप जिस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे बीएससी फिज़िक्स करना है, तो बीएससी फिज़िक्स के लिए मुझे कितने क्रेडिट लेने पड़ेंगे, तो वो तो एक पार्ट हो गया। तो उसको मैं मेजर कहता हूँ
कि मुझे मेजर सब्जेक्ट के तौर पर फिज़िक्स पढ़ना है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं माइनर के तौर पर इकोनॉमिक्स भी पढ़ लूँ, या माइनर के तौर पर मैं संस्कृत भी पढ़ लूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने वेदों के साइंस को समझ पाऊँ आने वाले समय में, मेरा इंटरेस्ट है ये। तो मैंने मेजर लिया फिज़िक्स, मैंने माइनर लिया संस्कृत। उसके अलावा मुझे 4 ऑप्शन और दिए गए। 4 ऑप्शन जो दिए गए, एक है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, कि मैं मल्टी डिसिप्लिन में कुछ उठा के ला सकता हूँ अपने हिसाब से। एक मुझे कहा गया स्किल इन्हेंसमेंट के कोर्सेज़, जिसको मैं SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज़ बोलता हूँ, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज़ बोलता हूँ, और वैल्यू इन्हेंसमेंट कोर्सेज़ बोलता हूँ। तो जो यहाँ पर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज़ है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज़ ऑलमोस्ट आपके टोटल क्रेडिट के लगभग 5 से 10% क्रेडिट जो है वो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज़ के हैं। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है एजुकेटर की, कि मैं उस स्टूडेंट को गाइड करूं कि तुम भाई तुम BA हिस्ट्री के विद्यार्थी हो ना, जब BA हिस्ट्री के विद्यार्थी हो तो साथ में जो स्किल सेट है तुम्हारा, वो आर्कियोलॉजी का कुछ सीख लो तुम साथ के साथ। तुम जो आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रिजर्व करते होंगे उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ सीख लो। तो वो स्किल सेट्स मुझे गाइड करने पड़ेंगे स्टूडेंट को। जो आपने कहा कि पॉलिसी लेवल पर वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का पार्ट बन गया, कि उसको आपने एक करिकुलम का स्ट्रक्चर बना दिया और उसको आपने क्रेडिट भी दे दिया, उसको पढ़ना भी है बच्चे को, लेकिन अब क्या पढ़ना है वो हमें गाइड करना है बेसिकली। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर बच्चे को ये क्लियर हो कि मेरे को पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना, और उसका रिसोर्सेज अवेलेबल हों, तो फिर ऑब्वियसली बच्चा कर सकता है, और जिसको नहीं करना फिर वो बात ही ख़त्म हो जाती है। जी ठीक है सर, क्योंकि बार बार NEP का इसमें जिक्र आ रहा है तो हम NEP पे ही चलते हैं, एक लेमन्स लैंग्वेज में, कि जो एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट NEP जो 2020 थी वो मेजर किन चीज़ों पे बात करती है, मेजर कंपोनेंट उसके क्या है? देखिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर चले जाते हैं बिल्कुल वापस, सर। तो हिस्टोरिकली देखें तो एजुकेशन पॉलिसी, पहली एजुकेशन पॉलिसी जिसको कि सब लोग हम चर्चा करते हैं, मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। आस्ते आस्ते चलते चलते आज़ादी के बाद कोठारी कमीशन आया, कोठारी कमीशन के बाद एक और एजुकेशन की पॉलिसी आई, और फाइनली 2020 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। बिल्कुल फर्स्ट पॉलिसी की बात आप जब करते हैं, जब मैकॉले की शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, वो जो पॉलिसी बनी, वो पॉलिसी बेसिकली नीड बेस्ड पॉलिसी थी। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, उस समय की हुकूमत की कुछ रिक्वायरमेंट थी। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक पॉलिसी की आवश्यकता थी कि मैं क्या स्ट्रक्चर बनाऊं कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे ट्रेंड रिसोर्सेज मिल जाए। अल्टीमेट एम तो एजुकेशन का वही था शुरू से, कि मुझे ट्रेंड रिसोर्स मिल जाए। तो वो उनकी बेसिकली नीड थी, तो नीड बेस्ड पॉलिसी बनी। अगर मैं वापस बात करता हूँ, आज़ादी के बाद की बात करता हूँ, जस्ट आज़ादी के बाद जब आप 54 वाली पॉलिसी में कुछ आपका आया, 68 की पॉलिसी की बात करते हो, उस समय भारत को बनाने की बात थी बेसिकली। तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट, या सरकार के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमें इंडिया को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से खड़ा करना है। खड़ा करने के लिए मुझे किस तरह के वापस लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ध्यान होगा तो IITs लगभग उसी समय कहीं ना कहीं आई, एम्स का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आया, आपके ITIs का कॉन्सेप्ट उसी समय आया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बनना स्टार्ट हुई तो वहाँ पर स्किल्ड रिसोर्सेज की आवश्यकता थी, तो ITI कहीं ना कहीं चल के आई। तो अभी तक की जो पॉलिसीज़ थी, अगर मैं उसको ऐसे कहूँ तो वो नीड बेस्ड पॉलिसी थी। आज की तारीख में अगर देखें तो ये पॉलिसी है वो डिमांड लेड पॉलिसी है। स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई, उसके पास नॉलेज का सोर्स अनंत आ गया बेसिकली। जब उसके पास अनंत नॉलेज का सोर्स है, अब वो डिमांड करना चाहता है बेसिकली, कि भाई मैं ये चाहता हूँ मेरी डिग्री कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। जो पूरी की पूरी आपका पुरानी पॉलिसीज़ थी, चूँकि वो नीड बेस्ड थी, तो नीड बेस्ड थी, तो मुझे पता था कि मुझे क्या पढ़ाना है। जब मुझे पता था मुझे उसको क्या पढ़ाना है, तो मेरे पास एक इंस्ट्रक्टर था, उसके पास डिटेल इंस्ट्रक्शन शीट थी, वो उसको डिलीवर करता था। आज जब मैंने कहा कि ये डिमांड लेड पॉलिसी है, तो डिमांड लेड पॉलिसी में क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप लर्नर हो, आप किस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हो, वो मुझे समझना है। तो ये पॉलिसी अगर आप देखोगे ब्रॉडली तो लर्नर अगर दूसरे एंगल से हम देखें जी, तो आपको नहीं लगता है स्टूडेंट और पेरेंट में एम्बिग्यूटी अगेन थोड़ी और इंक्रीज कर देगी? कि क्योंकि मैं फाइनली डिज़ाइन कर रहा हूँ कि मेरे सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, राइट? तो काउंसलर का जो रोल है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। और अभी के लिए ही जब हम देखते हैं तो पेरेंट को तो कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि 10th के बाद बच्चे को PCM दिलवाना है कि PCB,
ठीक है। तो जब हम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे पेरेंट को भी बच्चे को भी, तो उसको कैसे बच्चा की हम सही, क्योंकि काउंसलर चाहिए हमें, मेरे को जो समझ में आ रहा है, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट की प्लानिंग है? सबसे पहले तो इसलिए एक्सटेंसिव जो काम सरकार के स्तर पर हो रहा है वो पहली बात तो अवेयरनेस की है कि अवेयरनेस होना चाहिए। अब जैसा बोला कि आपने कि मान लो 10th पास करके बच्चा आता है, 10th पास करके आने के बाद वो माइंडसेट अभी भी फिक्सेटेड है हमारा। बिल्कुल सर। उसको इंजीनियरिंग में जाना है, उसको नीट की तैयारी करनी है, उसको सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, ये उसके दिमाग में है। आज की तारीख में बच्चा एटलीस्ट इतना अवेयर है कि अगर उसे नीट का एग्ज़ाम देना है तो उसे पीसीबी करना है, दैट क्लियरिटी इज़ देयर। बिल्कुल। अगर उसे जेई का एग्ज़ाम देना है तो पीसीएम करना है उसे, वो क्लियरिटी उसको है। बिल्कुल सर। उसे पता है कि मुझे अगर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है तो मुझे कम से कम हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है जिसकी आवश्यकता पड़ती है जनरल नॉलेज के लिए, वो मुझे कहीं ना कहीं पढ़ना है। तो एटलीस्ट हम उस लेवल तक आ गए कि बच्चा थोड़ा सा डायरेक्शनल है, बिल्कुल डायरेक्शनलेस नहीं है। तो एजुकेशन पॉलिसी में जो आपने कहा बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी नहीं है, इसलिए नहीं है कि 12th में जब हम सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करते हैं तो मैं बोल रहा हूँ 5 या 6 सब्जेक्ट आपको जब लेने हैं तो 3 सब्जेक्ट तो उसने चूज़ कर रखे हैं कि मुझे पीसीएम तो लेना ही है भाई, क्योंकि मुझे जेई की परीक्षा देनी है। एम्बिग्यूटी आती है, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई तो जब जेई की तैयारी कर ही रहा है साथ साथ मेडिकल भी दे दे, ठीक है तो बायोलॉजी भी ले ले साथ में, तो बेचारा बच्चा बायोलॉजी भी ले लेता है। तो जो आपने पहले बताया कि मेजर्स हमारे यहाँ पे फिक्स हैं, यस, माइनर्स के अंदर मैं चूज कर जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, मान लीजिए कि पेरेंट्स को भी लगता है, बच्चे को भी लगता है कि मुझे अगर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना है, तो चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है बेसिकली, मैक्सिमम लोग सर्विस क्लास को बिलोंग करते हैं, एजुकेशन से उसकी एक्सपेक्टेशन नॉलेज नहीं है, वो काम हमारा नहीं है कि हम इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी आया हूँ मैं कि मैं ज्ञान प्राप्त करूँगा, इसलिए मैं जो सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं जा रहा है, बच्चा बीबीए कोर्स के लिए आ रहा है बेसिकली कि मैं यहाँ से सीख के कुछ करने लग जाऊँगा बेसिकली। तो ये क्लियरिटी तो है उसको, तो उस डायरेक्शन में वो सही चल रहा है। उसमें ऐड ऑन क्या हो सकता है बेसिकली, यहाँ जो आपने कहा, यहाँ पर अगर उसे प्रॉपर अगर मेंटरिंग मिल जाती है, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, थोड़ी सी एक और ज़्यादा अवेयरनेस उसमें क्रिएट हो जाती है, सिस्टम क्रिएट करता है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं एनईपी पे बाकी के पॉइंट्स। हाँ जी, आप बता रहे थे। तो एक तो सबसे पहली तो ये बात हो गई कि ये लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन पॉलिसी है। लर्नर सेंट्रिक है इसलिए उसको लर्नर के हिसाब से पूरा डिज़ाइन किया गया है। जो अच्छी बातें हैं 3 4 5 जो चीज़ें हैं जो एनईपी की है, वो सबसे पहले अगर कहें तो एनईपी बात करती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की। आप देखो, आपने जो अपने चैनल का इंट्रोडक्शन शुरू में कहा कि एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है ये, बिल्कुल सर। तो उसी लाइन पर अगर देखते हो तो ये एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन का एक प्रोसेस है बेसिकली। जब मैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोलता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आप क्रेडिट कहीं से भी ला सकते हो, अल्टीमेटली ऑल योर क्रेडिट विल बी डिपॉजिटेड एट अ सिंगल प्लेस एंड यू आर एट द फ्रीडम ऑफ रिडीमिंग दोज क्रेडिट्स एज पर योर डिज़ायर। तो अब आज की तारीख में ये हुआ कि मैंने अलग अलग जगह से अगर मुझे लगता है कि मैं क्रेडिट लूँ तो मुझे पता है कि मेरे सारे क्रेडिट एक जगह पर हैं। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है कि बच्चे के पास अब बंधन नहीं है कि मैंने एडमिशन ले लिया अगर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में तो मैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकता हूँ। अब ये है कि मेरे जितने क्रेडिट गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में होने थे वो हो गए, कल मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने की तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मेरा क्रेडिट बैंक में ये क्रेडिट भी जुड़े हैं वो क्रेडिट भी जुड़े हुए हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इस फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करने की आवश्यकता थी कि मैं बच्चे को कम से कम एग्जिट का ऑप्शन तो दूं कि मैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, बिल्कुल, अब उसके बाद सेकंड ईयर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने की, लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न तो होना चाहिए कि ये मुझे छोड़ दे वो मुझे ले लें बेसिकली। हाँ, एट प्रेजेंट तो आप सेम यूनिवर्सिटी में कॉलेज चेंज करना इशू है अक्रॉस यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल। तो एजुकेशन पॉलिसी बात करती है मल्टी पॉइंट एंट्री और एग्जिट की, कि ये एजुकेशन पॉलिसी आपको अलाउ करती है कि आप कहीं पर भी एग्जिट ले सकते हो, कहीं पर भी एंटर कर सकते हो। क्योंकि आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, इंजीनियरिंग में इस तरह का प्रोविज़न था कि इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा वाला विद्यार्थी होता था, डिप्लोमा वाला विद्यार्थी सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री से बीटेक में आ जाता था सेकेंड ईयर में जी। लेकिन ऐसा बाकी कन्वेंशनल एग्जाम कोर्सेज में या प्रोग्राम्स में ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी।
अब ये एजुकेशन पॉलिसी बात करती है कि बच्चे ने फर्स्ट ईयर अगर पास कर लिया, मैंने एडमिशन लिया बीए में, बीए मैंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, अब मुझे आगे नहीं पढ़ना है या दूसरी जगह पढ़ना है, तो मुझे एग्ज़िट का ऑप्शन है मेरे पास। मैं फर्स्ट ईयर से निकल सकता हूँ बाहर, मुझे प्रॉपर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसे मैं यूजी सर्टिफिकेट बोलता हूँ। तो फर्स्ट ईयर एग्ज़िट विल गिव मी अ यूजी सर्टिफिकेट। पहले क्या हो रहा था, मैंने बीए में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर के बाद मैंने छोड़ दिया। आपने एक साल पढ़ाई की, उसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपका कोई देखने वाला नहीं है। मैंने फर्स्ट ईयर के बाद एग्ज़िट नहीं किया, मैं सेकेंड ईयर तक कंटिन्यू करता हूँ। जब मैं सेकेंड ईयर में एग्ज़िट करना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है, मुझे एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, तो मेरे पास सेकेंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा मिल रहा है। मैं थर्ड ईयर में छोड़ना चाहता हूँ तो थर्ड ईयर में मुझे प्रॉपर बैचलर डिग्री मिल रही है। मैं एक साल और कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं पढ़ने लिखने में ठीक हूँ, मैं थोड़ा, मेरा इंक्लिनेशन रिसर्च की तरफ है, तो मैं 4 ईयर डिग्री में जाना चाहता हूँ, तो मैं 4 ईयर डिग्री की तरफ जा सकता हूँ। तो ये पहली बार ये एजुकेशन पॉलिसी बात करती है कि आप अलग अलग लेवल पर अगर एग्ज़िट कर रहे हो तो आप प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ एग्ज़िट करते हो। और सिमिलरली प्रोविजंस आर क्रिएटेड कि उसके बेसिस पर आप लेटरल एंट्री में दूसरे किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, वो प्रोविजंस अगर उन्होंने क्रिएट कर लिए हैं, जो कि सारी चीज़ नई है एक्चुअली। बिल्कुल 2022-23 से लगभग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, तो ग्राउंड पर आपको बहुत सारी चीज़ दिखेगी नहीं। आप कुछ यूनिवर्सिटी में जाओगे तो हो सकता है कि वहाँ पर भी अवेयरनेस, क्योंकि आपका जो यूनिवर्सिटी सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम और लेथार्जी उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में बिल्ट हो जाती है, तो हो सकता है उसमें टाइम लगेगा, बट ऑल दिस प्रोविजंस हैव बीन क्रिएटेड बेसिकली। सो सर, ये जैसे आपने बात की बैंक ऑफ एकेडमिक क्रेडिट की, जी हाँ, तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, उन्हीं से अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ वहीं पे है, या फिर ये ऑनलाइन के लिए भी वैलिड होगा, या फिर इसमें किस किस तरह के कोर्स होंगे? जैसे अभी हमने बैचलर्स डिग्री और डिप्लोमा की तो बात की, लेट से अभी ऑनलाइन चलते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, या फिर अभी हम देख रहे हैं एक ट्रेंड कि जितने भी हमारे आईआईटी और आईआईएम हैं वो एग्जीक्यूटिव कोर्सेज बहुत लॉन्च कर रहे हैं कि 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो वो भी क्या इसी का पार्ट है? थोड़ा सा उस पर ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चे के पास ये अवेयरनेस है कि मैं जो कोर्स कर रहा हूँ वो मेरे खाते में जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है बेसिकली, और जब खाते में जुड़ रहा है उसके बेस पर मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो आपने बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा। ये अभी क्या जो ABC है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, वो सेंट्रली ऑपरेटेड है बेसिकली। ओके। तो अब यूनिवर्सिटीज़ ने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो एडवांस यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने तो डिग्रीज देना बंद ही कर दिया। जो DMC देते थे बीच में, हर आपको मार्कशीट इशू करते थे, वो बंद कर दिया। बोले तुम्हारा सारा रिकॉर्ड वहाँ पर डला हुआ है, आप अपने ID से कोई भी वेरीफाई करना चाहे तो उसको वेरीफाई कर ले। तो जो यूनिवर्सिटी डिग्री है वो तो सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि वो एक्ट से बनी हुई होती हैं, कहीं ना कहीं वो आपका उसका संवैधानिक स्तर होता है, उनके लिए मैंडेटरी है कि आपके जो भी मार्क्स बच्चा लेके आता है या जो भी क्रेडिट अर्न करता है वो सारा ABC का पार्ट बनना चाहिए। बच्चा अपनी ABC ID खुद क्रिएट करना होता है बच्चे ने, और वो ABC ID उसकी लिंक होती है उसकी एकेडमिक जर्नी के साथ में। अब मेरी एक ABC ID बनी हुई है। आपने पूछा जो यूनिवर्सिटीज़ की मार्क्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के क्रेडिट्स हैं, वो तो मेरी ABC में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं साथ में और भी कोर्स करना चाहता हूँ। अब वो वहाँ दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? बिल्कुल। 2 तरीके के कोर्स की बात करते हैं। एक है जो कि जिसको कि MOOCs के कोर्सेज बोलते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो अवेलेबल हैं। MOOCs के कोर्सेज का जो आज की तारीख में माध्यम है, 2 माध्यम बहुत कॉमन 2 माध्यम है। एक स्वयं पोर्टल है जो कि भारत सरकार का एजुकेशन मिनिस्ट्री का पोर्टल है। स्वयं में जो मैक्सिमम कोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्रेडिटाइज्ड हैं और ABC लिंक्ड हैं। तो अगर मैंने स्वयं से कोर्स किया और मैंने पास किया सर्टिफिकेट वहाँ से, तो ऑटोमेटिकली मेरे वो क्रेडिट चले जाते हैं ABC में। तो ये तो एकेडमिक फील्ड वापस आ गया। लेकिन चूंकि हम स्किल्स के बाद भी साथ साथ कर रहे थे, तो एक और प्लेटफॉर्म की चर्चा करूँगा, वो आपका स्वयं प्लस है। स्वयं प्लस वापस भारत सरकार का पोर्टल है। स्वयं प्लस जो पोर्टल है इसको IIT मद्रास चलाता है बेसिकली, और इसमें स्किल के कोर्सेज ज़्यादा हैं। जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं उसकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, और ये भी क्रेडिटाइज्ड हैं, और ये क्रेडिटाइज होकर ABC से लिंक्ड है। तो अगर बच्चा चाहता है कि कोई MOOCs का कोर्स कर ले, देखो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा बिल्ट हुई सिस्टम में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि मेरे को कैरी करने की जरूरत नहीं है सारे सर्टिफिकेट, मेरे पास एक ID है जो अपनी ABC की ID है, उससे सब कुछ एक्सेस हो सकता है। तो इसको फ्यूचर में रिक्रूटर भी एक्सेस कर पाएंगे? यस।
तो अभी तो देखो आपको क्लास में बैठ के मैं फॉर एग्जांपल एक कोर्स है, अगर आपका वो कोर्स 100 क्रेडिट का कोर्स था, तो 100 क्रेडिट मुझे क्लास में बैठना था। हमारे टाइम में तो यही होता था, आपके टाइम में थोड़ा फर्दर एडवांसमेंट हुआ होगा। या तो मैं क्लास में रहता था या तो मैं लैब में रहता था, इन दोनों से मिलके मुझे अपने 100 क्रेडिट पूरे करने थे। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी दी यूजीसी ने, वो कह रहे हैं कि आप 100 में से 60 क्रेडिट खाली कैंपस में रह के करो, 40 क्रेडिट तो आप मूक से कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स से कर सकते हो। और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो मैंने कहा कि जो कि क्रेडिट देते हैं इनके, और जो एबीसी एक्सेप्ट करती है। तो बच्चे के पास वो कंप्लीट फ्रीडम है कि खाली 40% क्रेडिट कॉलेज में बैठ के ले, और बाकी 60% कॉलेज में बैठ के ले, और बाकी 40% क्रेडिट अलग अलग जगह से ले ले। तो एक प्लेटफॉर्म मैंने बोला स्वयं से उठा ले, स्वयं प्लस से उठा ले, एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और पोर्टल है फ्यूचर स्किल प्राइम के नाम से, फ्यूचर स्किल प्राइम से उठा ले। आप अगर देखोगे मतलब वो अवेयरनेस ही नहीं है स्टूडेंट्स में। इतने सारे जो कोर्सेज हैं जिसकी हम बात करते हैं, सिंपल हम बात करते हैं कि बच्चे में क्या होना चाहिए जी आने वाले टाइम में, उसको क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए जी, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम बोलते हैं ये सीखेगा कहाँ से बच्चा। ऐसे कोर्सेज भी कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने डिज़ाइन करके रखे हुए हैं, और वो भी क्रेडिटाइज्ड कोर्सेज हैं। और आपका जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, यूजीसी का जो स्ट्रक्चर है जिसमें मैं बोल रहा था, इन सबको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज के नाम पर। मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरी एबिलिटी को इन्हेंस कर रहा है, तो यूजीसी ने वो प्रोविज़न क्रिएट कर दिया, आपके प्लेटफॉर्म ने वो कोर्स क्रिएट कर दिया, और मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि मैं 40% बाहर से पढ़ सकता हूँ, तो मैं क्रेडिट वहाँ से अर्न कर लूँ बेसिकली। तो 3-4 प्लेटफॉर्म, स्वयं से चले जाओ, स्वयं प्लस चले जाओ, फ्यूचर स्किल प्राइम चले जाओ, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भी डाला, सिद्ध पोर्टल के नाम पर है। वो सिद्ध पोर्टल में हार्डकोर स्किलिंग के कोर्स हैं बेसिकली, जिसमें कि कुछ ओजेटी इंक्लूडेड है, क्योंकि स्किलिंग ऑनलाइन तो हो नहीं सकती है खाली स्किलिंग को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ कहीं ना कहीं लिंक करना पड़ेगा, तो उन्होंने उसको भी लिंक किया हुआ है। और वहाँ जो भी बच्चा क्रेडिट अर्न करता है, फॉर एग्जांपल उसने ऑटोमेशन का कोर्स एक लिया, और ऑटोमेशन के कुछ उसने बेसिक टूल्स वहाँ सीख लिए, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग करके आता है, वो जो स्किल के उसके जो क्रेडिट्स हैं वो वापस एबीसी में जुड़ जाते हैं, और एबीसी में जब टोटल 100 क्रेडिट या 120 क्रेडिट जैसे ही पूरे होते हैं, वो डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है सर, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बताए जहाँ पे बच्चे जाके अपने क्रेडिट्स स्किल बेस लर्निंग भी कर सकते हैं और वो क्रेडिट भी ऐड होगा। तो अभी अगर मैं इसको समझना चाहूँ, जब हम कह रहे हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में रह के या कॉलेज में रह के 60% क्रेडिट इकट्ठा करने, 40% आप बाहर से भी कर सकते हो, डज़ इट मीन कि 4 साल की डिग्री थी, मैं 2-2.5 साल गया और बाकी के मैंने बाहर से करे, लेट्स से जो आपने प्लेटफॉर्म मेंशन किए, तो भी मैं डिग्री के लिए एलिजिबल हूँ? वो डिपेंड करता है कि डिग्री को कैसे डिज़ाइन किया गया। ओके, एक डिग्री एक वापस नए कोर्स की बात करता हूँ, जो कि अभी मुझे लगता है रिसेंटली साल भर पहले यूजीसी ने उसको अनाउंस किया, वो है अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम जो है, उसमें कंप्लीट 1 साल के अप्रेंटिसशिप का प्रोविज़न है 3 साल की डिग्री में। तो जो आप बोल रहे हो, मैं बीए कर रहा था, बीए करते करते मुझे 1 साल की अप्रेंटिसशिप, 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाई करी, अब मुझे लग रहा है कि मैं लॉजिस्टिक के फील्ड में कुछ काम कर सकता हूँ, अपनी डिग्री को यूज़ भी कर सकता हूँ, तो मैं 1 साल की अप्रेंटिसशिप लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में करना चाहता हूँ। वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई, तो मैं 1 साल कंप्लीट बाहर रहता हूँ, वो पूरे के पूरे क्रेडिट मुझे 40 क्रेडिट वहाँ से मिल जाते हैं, और वो डिग्री। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दे रही है आपको, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के पास वो वेरिएशन है कि वो कितना देना चाहते हैं। ये सर आपने जैसे जो अपना एबीसी पोर्टल है या क्रेडिट है, ये आपने कहा सेंट्रली गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी अभी इसमें है या कुछ स्टेट की है या नहीं है? मतलब पोर्टल सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है बेसिकली। ओके, तो इसमें अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी भी मैंडेटरी है स्टेट्स यूनिवर्सिटी के लिए, तो मतलब यूनिवर्सिटी के लिए तो मैंडेटरी है कि आपको अपने क्रेडिट जो बच्चे के उस पर अपलोड करना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑलमोस्ट अब अच्छी बात है, हरियाणा में हम लोग मुझे लगता है 80-90% पर पहुँचे हुए हैं कि अब जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं उन सारे के सारे बच्चों के मार्कशीट्स और जो रिज़ल्ट हैं ऑलमोस्ट 90-95 बच्चों के एबीसी पर आज की तारीख में दिख रहे हैं। ओके, सो अगर इसी को हम स्कूल लर्निंग में समझना चाहें, जो बच्चा लेट्स से 6 to 12 स्टैंडर्ड के बीच में, तो उसमें क्या चेंजेस हैं एनईपी में? अगर स्कूल लेवल पर देखें तो वापस में थोड़ा सा लिंक करता हूँ, अगर उसको स्किलिंग से थोड़ा सा लिंक करते हैं जी, तो पहले जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तो
फिर भी मुझे लगता था कि थोड़े से ऑप्शंस थे हमारे ज़माने में, आज से 30-35 साल पुरानी अगर बात करते हैं तो। हमारे ज़माने में क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय का विद्यार्थी था तो एक सेम सब्जेक्ट, ईयर सर, मैं अच्छा, केंद्रीय विद्यालय से ही। तो हमारे ज़माने में एक सब्जेक्ट होता था SCPW बोलते थे। हाँ बिल्कुल सर। तो उसमें कम से कम कुछ एक्टिविटीज़ किया करते थे जाके। लैब्स तो होती थी, साइंस की लैब होती थी, बायोलॉजी की लैब होती थी, और SCPW में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल और कुछ सब चीज़ सिखाते रहते थे। आस्ते आस्ते SCPW लैब ख़त्म हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मुझे लगता है। बिल्कुल, हमारे टाइम में होती थी सर। वो बच्चों में एक जोक भी होता था, अगर मेरे को अच्छे से याद हो, कि फुल फॉर्म पूछते थे। हाँ जी। तो बच्चों का रहता था सुपर अंकल पकोड़े वाला कुछ वो बना के रखते थे, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट हाँ होते थे। तो उसमें याद है हमें सिलाई करना और वो जी, सब तक भी सिखाया जी। जाता था। अब वापस लगभग हम उसी लाइन पर चलने लगे। ओके। CBSE ने जो करिकुलम अपने डिज़ाइन किए, CBSE के करिकुलम देखोगे अगर आप, तो 6th क्लास से NEP जो बात करती है, NEP बोलती है क्लास 6 से स्किल को इम्बेड करना है, स्किल को सेपरेटली नहीं पढ़ाना है। बिल्कुल। वापस अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, तो पुराने जब थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, तो स्किल की ट्रेनिंग कहाँ से आती थी अगर ध्यान हो तो, 8वीं के बाद एक ऑप्शन आता था, ITI का ऑप्शन जो खुलता था 8वीं के बाद खुलता था। कुछ एक ट्रेड थी जो 8वीं के बाद बच्चा चला जाता था, कुछ 5वीं के बाद जाता था, कुछ 8वीं, कारपेंटरी की ट्रेड होती थी 8वीं के बाद जाता था, कुछ एक 10वीं के बाद जाता था। तो 8th के अगर आपने स्किलिंग कुछ करना है तो लगता था कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, स्किल कर लो तुम, तो 8वीं के बाद तुम ITI चले जाओ, 10वीं के बाद ITI चले जाओ, वो ऑप्शन था। अब NEP कहती है कि क्लास 6 ऑनवर्ड आपको स्किल को इम्बेड करना ही है, और वो स्कूल में कोर सब्जेक्ट के साथ में जी। चले। तो अब CBSE का अगर देखोगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने 6 to 8 कम से कम 16 स्किल बेस्ड सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो 16 डिफरेंट स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स आर देयर विच शुड बी टॉट बाय द स्कूल्स बेसिकली। ओके। और आप 9-10 की बात करते हो तो 9-10 में मुझे लगता है इस तरह से 24-25 कोर्सेज हैं जो कि बच्चा वहाँ पर ले सकता है। और 11-12 में तो सब्जेक्ट मुझे लगता है 40-45 सब्जेक्ट हैं जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हैं जो कि स्टूडेंट वहाँ पर ले सकता है। तो एक तो प्रोविज़न क्रिएट करना, तो पहले NEP ने प्रोविज़न क्रिएट किया कि आप 6ठी क्लास में खाली अवेयरनेस दो कि स्किल्स क्या चीज़ होती है। बैगलेस स्कूल की बात करें, डेज़ की बात कर रहे थे कि बिना बैग के भेजो बच्चों को, ताकि वो कम से कम खेलते कूदते कुछ ना कुछ सीखे, वो सब कॉन्सेप्ट्स लेके आए। स्किल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करो कि स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि हार्डकोर प्लम्बिंग इज़ अ स्किल, बेसिकली कोडिंग इज़ ऑल्सो ए स्किल, ऑटोमेशन इज़ ऑल्सो ए स्किल, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में काम कर रही हो वो भी स्किल्स हो सकती है, एग्रीकल्चर में बहुत एडवांस लेवल की स्किल्स है बेसिकली। तो ये सारे स्किल्स हैं। तो पहले कि आप खाली अवेयरनेस क्रिएट कर दो 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, और आस्ते आस्ते उसको इंट्रोड्यूस करो, सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करो जैसे बच्चा एडवांस कर लेवल की तरफ जाता है। तो ये इंटीग्रेशन पहले नहीं था, ये पहली बार अगर देखें तो इस तरह का इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। सर अभी जैसे जो लेट्स से हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके अलावा कुछ स्कूल्स हैं जो प्राइवेट हैं बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत अफोर्डेबल सेक्शन में आते हैं। अब आप तो पॉलिसी मेकिंग में बैठे हैं, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं आएगा? आपको लग रहा है कि 40 सब्जेक्ट वो उनके टीचर्स कैसे लाएंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? या फिर ऐसे होगा कि एक टीचर उन्होंने बैठा दिया, वही 40 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो वो बच्चों तक वो चीज़ पहुंच पाएगी? क्योंकि एज अ पॉलिसी मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है कि अगर 11th-12th का बच्चा 40 अलग सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा भी सीख लेता है, दैट्स इनफ। उसके बाद फिर क्योंकि अगर उसको नॉलेज गैदर करनी है तो आजकल नॉलेज अवेलेबल है, डायरेक्शन मिसिंग है, तो वो गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी कि वो क्वालिटी पहुंच पाए जो हम पॉलिसी में दिखा रहे हैं, वो रियलिटी में क्लासरूम में बच्चे के तक पहुंचे भी? जो मैंने बोला 11th-12th में 40 सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, तो ऑब्वियसली 40 सब्जेक्ट पूरे तो पढ़ने नहीं उसने। बिल्कुल। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि पेरेंट्स भी इतने जागरूक हैं और बच्चा भी इतना जागरूक। नहीं सर, एक स्कूल में मेरे एज अ स्टूडेंट मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 40 सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, बट अब स्कूल के पॉइंट पे जाते हैं कि वो 40 सब्जेक्ट वो डिलीवर कैसे करवाएंगे, ये प्रॉब्लम। हाँ, तो आपने जो पूछा कि बच्चा भी जागरूक है, पेरेंट्स भी जागरूक है, मेरे पास 40 का ऑप्शन है जी, तुम तो मुझे दे नहीं रहे हो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 40 में से। ये स्कूल्स के लिए चैलेंज तो है, लेकिन इसके साथ साथ देखते हो तो अपॉर्चुनिटी भी है। ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, या ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल फिर लेते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइन या एनिमेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन या एनिमेशन में कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर क्लासरूम में टीचर होना चाहिए, कि क्लास में टीचर हो। आप एक ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन कर दो ना उनके लिए,
आप ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर लो। तो वो अडॉप्टेबल है कि एक स्कूल Yes. बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग पर्टिकुलरली करवा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब उस मोड में जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय करना है बिल्कुल तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिजीम में नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। आपको अपने सिस्टम को पूरा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, जहाँ से आप जो ले सकते हो वहाँ से अगर आपको ऑनलाइन और वैसे करते तो ये डूएबल जी है। मतलब वो करना पड़ेगा। हाँ, करना और वो मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि एक नया सिस्टम है, हम्म, अब लोगों को थोड़ा सा डर भी होता है, थोड़ा डाउट भी होता है कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम्म, लेकिन वो जब तक करेंगे नहीं हम्म। तब तक ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो आउटकम एक्सपेक्टेड है, वो आउटकम आ नहीं सकते हैं। तो पॉलिसी लेवल पे ये मेंशन है कि वो ये कर सकते हैं, या मेंशन है नहीं कर सकते, या ग्रे जोन है कि अभी बस उन्होंने छोड़ दिया करना है, कैसे करना है उस पर बात नहीं हो रखी है? अभी सिचुएशन क्या है सर? नहीं, जब हम बोल रहे हैं कि अगर उसको एबीसी के साथ लिंक कर दिया और क्रेडिटाइज कर दिया, हम्म, और सरकारी प्लेटफॉर्म पर भी हैं वो, हम्म, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट टेक प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने भी अपने कोर्स को अप्रूव करवा रखा है। ओके, तो अगर मान लीजिए आप अपने कोर्स को अप्रूव, एक्चुअली क्या है, अगर हम देखते हैं पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। हर एक लेवल का आउटकम डिफाइंड है। बच्चा 11वीं पास कर लेगा तो बच्चा ये चीज़ कर सकता है बेसिकली। उस सब्जेक्ट के आउटकम्स क्या है, तो मान लीजिए मैं एज अ प्राइवेट प्लेयर हूँ, मैंने एक गेमिफिकेशन का कोर्स बनाया, मैं बोलता हूँ ये गेमिफिकेशन का कोर्स 11th के बच्चों को दे दो जी। 11th के अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि 11th में अगर बच्चा है तो उसको 100 नंबर में से 60 नंबर की थ्योरी करनी है, 40 का प्रैक्टिकल करना है। अगर मैंने वैसे ही डिज़ाइन करवा के उसको अप्रूव करवा रखा है तो इसलिए अप्रूव करवाने वाली कुछ एक एजेंसी होनी चाहिए। ओके, तो वो अब वापस अगर आप देखते हो हर एक स्टेट में, मान लीजिए आपने वापस वही एग्जांपल लेता हूँ कि आपने एक कोर्स बना लिया एनिमेशन के ऊपर। अब चूंकि भारत में राज्यों की संख्या बहुत है, सबके अपने, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट आता है, इसलिए हर राज्य अपने हिसाब से चला सकता है, इसलिए हर राज्य के अपने स्कूल एजुकेशन बोर्ड बने हुए। तो आपने तो कोर्स बहुत दिल से बनाया आप, लेकिन हर एक स्टेट तक पहुंच के उसको अप्रूव करवाना भी एक मुश्किल काम है, वो बहुत मुश्किल काम है सर। तो एक असंभव सा काम है। बिल्कुल, इसलिए सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव और लिया। उन्होंने कहा कि आप अपना कोर्स जो डिज़ाइन कर रहे हो उसको एक नेशनल लेवल का रजिस्टर बनाए, जिसको हम NQR कहते हैं, नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर कहते हैं। और हम बोलते हैं कि जो कोर्स मैंने बनाया उसको मैं कोर्स नहीं बोलता हूँ, मैं उसको एक क्वालिफिकेशन बोलता हूँ। स्टैंडर्ड टर्म्स में उसको एक क्वालिफिकेशन बोलता हूँ। तो मैंने एक क्वालिफिकेशन डिज़ाइन करी और वो क्वालिफिकेशन है ग्राफिक डिज़ाइनर की। ठीक है, ये जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो क्वालिफिकेशन किसी जॉब रोल के साथ लिंक्ड होनी चाहिए कि भाई ये पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता हूँ। तो मान लो आप एक फ्रीलांसर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर, बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपको लगता है कि ये बाकी बच्चों को भी आना चाहिए, आप एक कोर्स बनाओ और उस कोर्स को आप जिसको मैं बोल रहा हूँ NQR, नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर में रजिस्टर करवा लो। उसके लिए एक प्रोसेस बना हुआ है नेशनल, उसको शायद नेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन कमेटी ऐसा कुछ कहते हैं। उस कमेटी के सामने मुझे उसको सबमिट करना है और इसको पूरा एडमिनिस्टर जो कर रही है वो आपकी स्किल मिनिस्ट्री जो है वो एडमिनिस्टर करती है। तो इसलिए आपने अगर एक बार करवा लिया, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन आपने जो बनाई वो NQR का पार्ट अगर बन गया तो वो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। फिर वो प्रोविजंस ऑलरेडी क्रिएट किए तो गए, फिर आपको स्कूल टू स्कूल जाने की जानने जरूरत की नहीं, आवश्यकता नहीं वो है। ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर जी लेंगे। जी जी, और ये लिस्टेड कोर्सेज रहेंगे NQR के प्लेटफॉर्म पे ही? यस। इनको आप अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते, उसी पे रहेंगे? NQR में लिस्टेड है, ओके, NQR में लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल आपका एडटेक प्लेटफॉर्म है, आपने डिज़ाइन किया है, वो आपके प्लेटफॉर्म पर चलेंगे आपके प्लेटफॉर्म पर, ओके, लेकिन रजिस्टर्ड वहाँ पर। इसका मतलब दैट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर एक लेवल का आउटकम डिसाइडेड है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो लेवल, लेट से लेवल 4 का कोर्स था, तो लेवल 4 का मतलब क्या है, कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। तो जब वो रिकॉग्नाइज्ड है, इसका मतलब वो कमेटी जब बैठी उसने चेक किया कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम था ये क्वालिफिकेशन उस एक्सपेक्टेड आउटकम को मीट कर रही है। दैट मच इज़ द पर्पस ऑफ दैट नेशनल कमेटी बेसिकली। ये अब जितने भी कोर्सेज होंगे सर, ये खाली स्कूल लेवल के लिए हो सकते हैं जो NQR से की हम बात कर रहे हैं, या डिग्री लेवल पे भी या ग्रेजुएशन लेवल के भी कोर्सेज इसमें हो सकते हैं? NQR के जो कोर्सेज हैं ये लेवल, मुझे लगता है लेवल 2 से स्टार्ट होके लेवल 2 से 7 तक के कोर्सेज तो आपको मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो जो बेसिक है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की,
तो उस स्ट्रक्चर में जो आपके लेवल 4 तक के कोर्स हैं वो स्कूल के उसमें आते हैं, प्राइवेटिव में आते हैं, और 4 के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो लगभग सारे लेवल के कोर्सेज आपको NQR में दिखने लग जाएंगे। मुझे लगता है 2,000 के आसपास तो कोर्सेज होंगे, क्वालिफिकेशंस रेदर अप्रोप्रिएटली बोलें तो, जो कि क्रेडिटाइज्ड हैं आज की तारीख में। तो एज ए स्टूडेंट अगर मैं उन कोर्सेज को एक्सेस करना चाहता हूँ तो किस प्लेटफॉर्म पे मेरे को मिलेंगे? NQRC की प्लेटफॉर्म? NQR से मुझे पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे है, इसको किसने डेवलप किया है। ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट पार्टी आपने डेवलप किया है, आपके प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे, वहाँ दिखेगा ये कोर्स का डेवलपर कौन था। ओके। सो ये इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, इंस्टीट्यूट भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे आई थिंक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी क्रिएट कर सकते हैं कि ये खाली प्राइवेट एंटिटी के? गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर जी रहे हाँ। हैं। जैसा आपने शुरू में कहा कि मैं स्किल यूनिवर्सिटी का पार्ट रहा, जी जी। और तो स्किल यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने इस तरह के 7 डिफरेंट क्वालिफिकेशन, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, हमने वहाँ पर डेवलप करी एक्चुअली, और डेवलप करके रजिस्टर करवाया उसको, जिसको कि कोई भी ले सकता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट, मैं वापस वो लेता हूँ कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनर की क्वालिफिकेशन डेवलप करी, क्योंकि आपके पास ज्ञान था, आपको लगा कि मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ तो बाकी बच्चे भी बेनिफिटेड हो सकते हैं। आपको क्या बेनिफिट हो रहा है उससे? बिल्कुल। आपने अपना ज्ञान तो बांट दिया पूरा। तो उन्होंने प्रोविज़न कुछ ऐसे क्रिएट किए कि वो कमर्शियलाइज या रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर है बेसिकली। ओके। तो आपकी क्वालिफिकेशन अगर अपलोडेड क्वालिफिकेशन है वहाँ पर, और दूसरा कोई अडॉप्ट करता है, तो अडॉप्शन के लिए वो आपको कुछ चार्जेस देता है, आपने जो मेहनत करी है वो वेस्ट नहीं हो रही है बेसिकली। तो ये बेसिकली क्या है, ये एनकरेज कर रहा है कि नए बच्चे उस फील्ड में आए, जो नए नॉलेज क्रिएशन करें, कम से कम नए स्किल सेट डेवलप करें और उसको मोनेटाइज किया जा सके बेसिकली। तो एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम लगभग देश में बिल्ट होना प्रारंभ हुआ है। तो एज अ स्टूडेंट अगर मैं NQRC का प्लेटफॉर्म एक्सेस कर रहा हूँ तो कुछ कोर्सेज मेरे को फ्री में मिल सकते हैं, कुछ पेड भी हो सकते हैं? जी, है ना। और वो पेड होंगे अगर वो प्राइवेट एंटिटी के हैं तो वो रेवेन्यू शेयरिंग होगा बिटवीन दी प्लेटफॉर्म एंड दी हूएवर क्रिएटेड दैट कोर्स। ओके, ठीक है सर। एक इशू NEP में बहुत रहता है कि कुछ साउथ इंडिया के जैसे स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं नहीं, राइट? तो वो इशू क्या है पॉलिसी लेवल पे कि उनको, या फिर कितने अभी इसको स्टेट अडॉप्ट कर चुके हैं? क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ना, तो स्टेट का भी राजी होना इसमें ज़रूरी है। तो वो अभी क्या स्टेट है? एजुकेशन की अगर कोई भी पॉलिसी बन रही है उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली तो नहीं दिखता है, टाइम लगता है उसको नीचे तक आने में, बहुत लंबा समय लगता है एक्चुअली। तो हमें इमीडिएट कुछ ना कुछ ऐसा डर लगने लगता है। अभी क्या हुआ कि जो मैंने कहा कि हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, 3 साल के मैं ग्रेजुएशन डिग्री की बात करूँ तो वो 120 क्रेडिट की होती है। 120 क्रेडिट में लगभग 50 क्रेडिट जिसको मैंने बोला था कोर सब्जेक्ट के हैं, और बाकी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिसको कि मैंने बोला कि आपके माइनर भी हो सकते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी भी, अलग अलग फील्ड से मैं वो क्रेडिट ले सकता हूँ। अब जो डर व्याप्त हो रहा है ना, वो डर इस बात का है कि अगर ये जो क्रेडिट्स है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेरे वर्कलोड का क्या होगा? तो ये डर क्या हुआ, सेल्फ सेंटर्ड डर है बेसिकली, कि मैं आज की तारीख में टीचर हूँ, मेरा एक वर्कलोड डिफाइंड है जिसके कारण मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, तुमने तो मेरा वर्कलोड कम कर दिया, तो बाकी टीचर भी पढ़ाएगा कि तो दूसरे लोग भी आएंगे इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम। तुमने बोला कि 40% तो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, तो मेरा वर्कलोड फिर से कम हो सकता होगा। तो इस तरह का जो एक फियर क्रिएट हो रहा है, वो मुझे लगता है ये एक रीज़न है कहीं ना कहीं कि भाई जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो, जो मेरा सिस्टम है, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम का क्या होगा? तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में हम रातों रात कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं फिज़िक्स का टीचर था, अगर फिज़िक्स का टीचर मैं फिज़िक्स की क्लासेज ले रहा था, मेरा पूरा लोड जो था, जो जितने भी घंटे मुझे पढ़ाने थे, मैं हार्डकोर फिज़िक्स पढ़ा रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक स्किल सेट अपने अंदर बिल्ड कर लूँ। ऑप्टोमेट्री मान लीजिए, जो वो चश्मा बनाने वाली कला है, वो एक स्किल सेट है, ठीक है, उसमें फुल फ्लेज आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो मैं वो एक कोर्स डिज़ाइन कर लूँ जिसको मैं स्किल कोर्स बोलूँ, वो फिजिक्स वाला बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, वही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस के नियम कानून सारे उसमें लग रहे हैं। तो वो मुझे बिल्ड करना पड़ेगा, वो मुझे कॉम्पिटेंसी, एडिशनल कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी पड़ेगी, बिल्ड करनी पड़ेगी, ताकि मेरा जो वर्कलोड है, वर्कलोड लगभग जो चल रहा था उसी हिसाब से चलते रहे। तो जो रीज़न आप कह रहे हो कि उसमें है कि रातों रात एक पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है,
जिसमें कि जो टीचिंग का स्टाइल था वो चेंज हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो आना है, इनर्शिया सिस्टम में तो रहता है हमेशा, वो तो आपको रेजिस्ट करेगा। और वो इनिशियली थोड़ा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इनिशियली ही रहेगा। देखो अब मुझे लगता है कि जब मैंने सेंट्रल स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई करी, फिर मैं मध्य प्रदेश चला गया, वहाँ पर हायर सेकेंडरी चलता था, वो 11वीं के बाद बोर्ड का एग्ज़ाम होता था। 68 में जब पॉलिसी आई ना, एजुकेशन पॉलिसी, 68 की एजुकेशन पॉलिसी का ये एक रिकमेंडेशन थी कि 11वीं तक की जो आपकी हायर सेकेंडरी का जो सिस्टम है दैट शुड गो ऑफ, और 10+2 लगना चाहिए। ये पहली बार 68 में कोठारी कमीशन ने कहा इस बात को। और उसके लिए टाइम कब तक का दिया? 1985 तक का टाइम दिया कि 15 शायद 20 साल, 65 से 20 साल हो गए ना, तो 20 साल में आपको ये इम्प्लीमेंट कर लेना है। जब मैंने मध्य प्रदेश से पास किया, दैट वाज माय लास्ट बैच, दैट वाज 1985। पूरा 20 साल लगाया हमने कि मैं उसको हायर सेकेंडरी को 10+2 में लेकर जाऊँ बेसिकली। तो स्लो है, स्लो चलता है सिस्टम पूरा का पूरा, आस्ते आस्ते लोग उसको। हाँ, क्योंकि जब हम देखते हैं NEP 2020 और स्कूल में देख रहे हैं कोई चेंज नहीं है, 26 आ गया, तो ये इम्प्लीमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही, वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी सर क्या स्टेट है, लगभग कौन से इसमें स्टेट प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रहा हूँ कि वो ऑन बोर्डेड हो चुके हैं और अपना, और कौन से पर्टिकुलर स्टेट हैं जिनके कुछ क्वेरीज हैं इसमें, या गवर्नमेंट लेवल पे सॉर्टेड है ये, नीचे जो टीचर लेवल है या फिर स्कूल्स लेवल है उनके लेवल पे इशू? अगर देखें तो 2023 में एक फ्रेमवर्क को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना है एजुकेशन सिस्टम में। वो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन था NEP आने के बाद। NEP जो बात हम लोग अभी कर रहे थे कि NEP तो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए। वो टूल्स क्या हो सकते हैं? तो पहला एक टूल बन के आया, वो NCRF कहते थे, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क होगा जी, और बाकी जितने फ्रेमवर्क्स होंगे वो सारे फ्रेमवर्क उसके आसपास कहीं ना कहीं होने चाहिए। अब आपके पास गवर्नमेंट ने साथ के साथ उससे पहले 2-3 फ्रेमवर्क्स पहले से नोटिफाई कर लिए। मैंने सबसे पहले NSQF का, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ऑलरेडी नोटिफाइड फ्रेमवर्क था, ठीक है। स्कूल लेवल पर एक फ्रेमवर्क है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑलरेडी नोटिफाइड फ्रेमवर्क था। हायर एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क था, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, वो भी एक नोटिफाइड फ्रेमवर्क था। अब ये कहा गया कि आपको आने वाले टाइम में आपकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो कॉम्पिटेंसीज विल बी नोटिफाइड इन द टर्म्स ऑफ NCRF क्वालिफिकेशन। मैंने 12वीं पास करी, 12वीं का मतलब हुआ मैं NCRF लेवल 4 की कॉम्पिटेंसी रखता हूँ, वो मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आज की तारीख में आप जब बोल रहे हो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। चूँकि ये UGC ने नोटिफाई किया, सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो UGC के हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड है, तो अल्टीमेटली उनको तो मानना ही पड़ेगा। मैं कब मानूंगा, कैसे मानूंगा, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। मैं 100% मानूंगा नहीं मानूंगा। एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट लास्ट ईयर UGC ने नोटिफाई किया, 2025 में एक रेगुलेशन निकाला UGC ने, जिसमें एलिजिबिलिटीज़ डिफाइन करी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, क्योंकि UGC अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को रेगुलेट करता है। UG प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो उन्होंने लिखा UG प्रोग्राम के लिए एनी स्टूडेंट, एनी कैंडिडेट who has passed, or sorry, who is qualified at NCRF level 4 will be eligible for UG program। तो हम क्लास की टर्म में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात ही NCRF क्रेडिट के बेस पे कर रहे हैं। तो अब NCRF के टर्म्स में जब मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया, तो जो स्टेट आज की तारीख में बोलता है मैं उसको अडॉप्ट नहीं करूंगा, 5 साल बाद उसको करना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी वही यूज होनी आने वाले टाइम में, तो आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्टूडेंट को एक्सेस नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो करना पड़ेगा। PG एडमिशन में उसने बोला कि आपका NCRF लेवल 5.5 होना चाहिए, PG के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ऑब्वियसली 5.5 का अगर लेवल है तो 5.5 के टर्म्स में ही बात करोगे आप सब जगह जब भी बात होएगी, तो ऑब्वियसली तो इसलिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सारे प्लेटफॉर्म्स को या सारे फ्रेमवर्क्स को इन प्लेस किया गया। स्कूल में लेवल 1 से 4 तक, जिसको मैंने NCF कहा, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है।
हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेम है और स्किल के सिस्टम में NSQF है, और उन सबको इंटीग्रेट करके एक कॉमन फ्रेमवर्क बना दिया जिसको नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क कह रहे हैं। ठीक है सर, NCF लेवल की जब हम बात कर रहे हैं कि लेवल 4 है किसी स्टूडेंट का, तो ये लेवल 4 ओवरऑल है या ये स्किल बेस पे भी हो सकता है कि लेट्स से मैं मैथ्स में लेवल 3 पे हूँ और लेट्स से फिज़िक्स में या किसी में लेवल 5 पे हूँ, कुछ ऐसा डिस्टिंग्विश भी है या ये सेम है सबके लिए, मतलब ये एवरेज जो नहीं, अभी जो लेवल्स हैं ये एक लेवल के आउटकम डिफाइन है। ओके तो मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज कॉम्पिटेंसी लेवल्स नहीं है बेसिकली। ओके लेवल 4 का मतलब हर एक लेवल पर जो कॉम्पिटेंसी है वो उसको level 5 पैरामीटर्स में डिवाइड कर लिया, जिसको मैं लेवल डिस्क्रिप्टर्स बोलता हूँ। तो मेरा लेवल जो है वो लेवल डिस्क्रिप्टर्स में डिवाइडेड है, और वो लेवल डिस्क्रिप्टर ये बात करता है कि मुझ में क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो अभी एज अ स्टूडेंट मैंने स्कूलिंग पास करी रेगुलर स्कूल से, Yes. मेरे लेवल 4 है, जी। उसके बाद में NQRC का NQR का जो अपना प्लेटफॉर्म है वहाँ से मैंने कुछ अप स्किल कर लिया और मेरा लेवल 5.5 हो गया। मैं एलिजिबल हूँ डायरेक्ट मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए? बिल्कुल एलिजिबल हो। जिस रेगुलेशन के भी मैंने बात करी बिल्कुल। कि मास्टर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी यूजीसी ने पब्लिश करी, उन्होंने लिखा कि आपका NCRF लेवल 5.5 होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 5.5 कहाँ से लेके आ रहे हो। बिल्कुल 5.5 का जो आपने बहुत सही एक जो क्वेश्चन पूछा, जनरली इस तरह का प्रश्न आता नहीं है, लेकिन आप इस फील्ड से मुझे लगता है जुड़े हुए हो जी। कि जो NCRF लेवल एक्वायर करना है, वो NCRF लेवल एक्वायर करने के 2 तरीके हो सकते हैं या 3 तरीके रदर हो सकते हैं। एक तो NCRF लेवल में स्कूल में चला गया और स्कूल जाने के बाद 10th मैंने पास किया, 10th इज़ लेवल 3 एज पर NCRF, 11वीं 3.5 है, 12वीं NCRF का लेवल 4 है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ से मैं एक एक क्लास पास करता हूँ। जब 11वीं पास करता हूँ तो 3.5 हो गया, 12वीं पास करता हूँ तो लेवल 4 हो गया। दूसरा तरीका है जो आपने बोला कि मैं स्कूल ही नहीं गया यहाँ पर, मैंने 10वीं के बाद ITI में एडमिशन ले लिया और ITI में एडमिशन लेके मैंने उतना ही टाइम स्पेंड किया जितना एक स्कूल वाला बच्चा टाइम लगा रहा है। जितने क्रेडिट स्कूल वाला ले रहा है उतने क्रेडिट मैंने स्किल्स में ले लिए, तो मेरा लेवल भी 4 हो गया। लेकिन ये लेवल मेरा जो 4 है ये NSQF का लेवल है, स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का लेवल है। एकेडमिक्स में जो फ्रेमवर्क जो लेवल मुझे 4 मिला वो लेवल था मेरा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का लेवल था। लेकिन NCRF ने दोनों को एट पार कर दिया। वेदर आई एम गेटिंग NSQF लेवल 4 सॉरी लेवल 4 थ्रू NSQF और NCRF पर दोनों एक ही जगह पर आएंगे। तो जब NCRF पर दोनों एक जगह पर हैं तो जब एलिजिबिलिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए लेवल 4 की होगी तो मैंने कहीं से भी एक्वायर किया, तो मैंने NSQF से किया, NCF से किया, दोनों बराबर। तीसरा तरीका हो सकता है मैंने आधा आधा दोनों जगह से कर लिया। ठीक है, मैंने 11वीं तक तो स्कूल में जाके पढ़ाई कर ली, उसके बाद मेरा मन नहीं लगा, मुझे लगता है 11वीं तक यहाँ कर ली, अब मैं 12वीं तो स्कूल से नहीं करूँगा जी, अब मैं 12वीं एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर चला जाता हूँ और वहाँ से कर लेता हूँ। चूँकि मैंने 11th पास किया था, 11th जैसा मैंने कहा 11th आपका NCRF का 3.5 का लेवल है। ठीक है, मुझे नेक्स्ट जाने के लिए लेवल 4 चाहिए, मैं एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर चला गया और वहाँ से मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स चूज़ किया जो लेवल 4 का कोर्स है। वहाँ से मैंने लेवल 4 का कोर्स पूरा कर लिया। जब 4 का मैंने पूरा कर लिया तो ऑब्वियसली मैं NCRF लेवल 4 पर ऑटोमेटिकली आ गया। तो मैं 11वीं के बाद 12वीं के लिए स्कूल में नहीं गया, लेकिन मैं ट्रेनिंग सेंटर चला गया या मैंने स्किल के लिए ITI ज्वाइन कर लिया। तो NCRF आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो सिंपल एक बात करता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए आपको 1200 घंटे लगाने हैं। ठीक है, 1200 घंटे लगाना सफिशिएंट नहीं है, वो 1200 घंटे आपको 40 क्रेडिट दे सकते हैं। ठीक है, 600 घंटे बराबर 20 क्रेडिट होगा, तो आपको 1200 घंटे से 40 क्रेडिट मिल सकते हैं। वो 40 क्रेडिट जो एक साल के 1200 घंटे के होंगे, उसका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होना चाहिए। हैफहैजार्ड कुछ नहीं कि मैंने कहीं से कुछ कर लिया, वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होना चाहिए और वो आपका कहीं ना कहीं असेस्ड होना चाहिए। असेसमेंट का मैकेनिज्म डिफाइंड होना चाहिए कि मैं तुम्हारी कॉम्पिटेंसी लेवल 4 की मेज़र करूंगा। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मेरे लेवल डिस्क्रिप्टर्स बने हुए हैं, मैं लेवल डिस्क्रिप्टर्स में चेक करूंगा कि तुम्हारी जो लेवल 4 की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए थी वो है कि नहीं है। तो वो एक असेसमेंट मैकेनिज्म है बेसिकली।
तो असेसमेंट मैकेनिज्म को मैं पूरा करता हूँ, मैं 1200 घंटे लगाता हूँ, तो मुझे 40 क्रेडिट अवार्ड हो सकते हैं। मैं कहीं से भी लेके आऊँ 40 क्रेडिट बेसिकली। मैं एक टाइम पे 2 जगह भी कर सकता हूँ, लेट्स से मैं स्कूलिंग भी कर रहा हूँ, इवनिंग में मैं कोई स्किल प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। आपने 1200 घंटे लगाने हैं। देखो 1200 घंटे में ओवरलैपिंग तो हो नहीं सकती, घंटों की ओवरलैपिंग संभव नहीं है। बिल्कुल। आप 1200 घंटे कैसे मैनेज करते हो? स्कूल से कर रहे हो, स्किल सेंटर से कर रहे हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड से कर रहे हो, 1200 घंटे के अंदर प्ले जो करना आप कर सकते हो। हाँ, एक ये जो आपने कहा स्पोर्ट्स से कर रहे हो ग्राउंड से, स्पोर्ट्स के भी क्रेडिट है इसमें? यस यस। ओके। मैंने देखो सबसे अच्छी बात जो शायद मैंने शुरू में कही या भूल गया मैं कहना, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, तीनों तरह की लर्निंग, तीनों तरीके से लर्निंग हो सकती है ना। अभी तक सर हमने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम में हमने स्पोर्ट्स को अलग रख दिया जी कि वो एजुकेशन का पार्ट ही नहीं समझा हाँ हमने, जी। बट वो होना चाहिए ऑब्वियसली, तो वो यहाँ पे हो रहा है, बहुत सही है। तभी स्पोर्ट्स के आपके क्रेडिट हो गए, ठीक है। एनएसएस जो चलता था, एनएसएस को क्रेडिटाइज करना प्रारंभ कर दिया, कल्चरल एक्टिविटी को क्रेडिटाइज करना प्रारंभ कर दिया। ओके। भाई एक बच्चा है बहुत अच्छा है ड्रामा में, ठीक है, वो नेशनल लेवल तक गया हुआ है, उसने अपना टाइम लगाया वहाँ पर, जब वो नेशनल लेवल का कंपटीशन जीत के आ रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि तुमको तो मैं एग्जाम में नहीं बैठने दूंगा जी, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल दिए ही नहीं थे यहाँ पर, ये अटेंडेंस कम थी। तुम्हारी अटेंडेंस चार्ट हो गई, ये कैसे चलेगा? भाई उसकी कॉम्पिटेंसी है, उसकी कॉम्पिटेंसी है, वो बहुत अच्छा एक्टर है, उसको उस एंगल से देखो ना। तो अब हमने उसको उस एंगल से देखना शुरू किया कम से कम। बिल्कुल सर। सर इसको दो चीज़ें, एक तो अभी तक जैसे हमने देखा कि बहुत सारी पॉलिसी जो हमारे इंडिया में आती है उसका हम रेफरेंस कहीं से लेते हैं, या एटलीस्ट वहाँ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेते हैं। तो एनईपी की हमने पूरा इंडिजीनियसली इसको डिज़ाइन किया है, या इसकी भी इंस्पिरेशन हमने कहीं से लिया किसी और कंट्री से? क्योंकि अब जब हम एनईपी की बात करते हैं तो हम लोग शुरू के सेंटेंस में ही लिखते हैं एजुकेशन सिस्टम डीपली रूटेड इनटू इंडियन वैल्यूज़ एंड कल्चर। हम बात ही करते हैं कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करेंगे जो हमारी ज्ञान परंपरा में समाहित होना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने ये सिस्टम अपने आप बिल्ड करना स्टार्ट किया, बोरोड सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर हम एक आइसोलेशन में तो नहीं जी सकते हैं, ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही, इसलिए मुझे लगता है ये प्रश्न पूछा भी है, आइसोलेशन में नहीं हो सकता है। तो जो जिन फ्रेमवर्क्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो फ्रेमवर्क्स है ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हर कंट्री के इस तरह के क्रेडिट फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं। तो हमने उन्हीं क्रेडिट फ्रेमवर्क्स को बेंचमार्क किया और अपने फ्रेमवर्क्स को वैसे ही डिज़ाइन करना शुरू किया बेसिकली। उससे फ़ायदा ये होगा ना, मोबिलिटी मिल जाएगी, बच्चा यहाँ से बाहर जाना चाहता है। हाँ बिल्कुल। आपका क्रेडिट फ्रेमवर्क और यूरोपियन क्रेडिट फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं उसमें क्या पैरिटी है, वो कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए, तो बच्चा यहाँ से अगर वहाँ जाना चाहे किसी भी कोर्स में तो जा सके। तो हमें ग्लोबल मोबिलिटी देने की भी बात, हम ग्लोबल सिटीजन बनाने की बात करते हैं इस फ्रेम आपके एनईपी में कहीं ना कहीं। सर जब हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड में काफ़ी सारे जो नेशंस हैं उन्होंने ये फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट सिमिलर इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, सो हम कितना पीछे हैं, लाइक उन्होंने ये इम्प्लीमेंट कितने ईयर्स पहले किया था, कुछ थोड़ा सा आइडिया? जो क्रेडिट फ्रेमवर्क्स है वो इवॉल्विंग है बेसिकली, बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड नहीं कर रहे हैं हम लोग अगर देखा जाए तो। इस तरह के फ्रेमवर्क्स मुझे लगता है कि प्रैक्टिस में पिछले 15 से 20 साल ऑलमोस्ट के आसपास लगभग सारे के सारे कंट्रीज़ अपने फ्रेमवर्क्स को बिल्ड कर रहे हैं। 6 साल तो हमारे भी हो चुके हैं ना। तो हम लोगों ने जो एनएसक्यूएफ का फ्रेमवर्क बनाया है पहला 2013 में हम लोग एनएसक्यूएफ का फ्रेमवर्क लेकर आ गए थे। ओके। उस समय यूरोपियन क्रेडिट फ्रेमवर्क हुआ करता था, हम लोगों ने उनकी सहायता ली थी उस समय फ्रेमवर्क को बनाने में कि आपका फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि मैं जो बोल रहा था मोबिलिटी तभी हो सकती है जब आप एक दूसरे को समझो और आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे म्यूचुअली। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एट पार है, क्योंकि हम बात तो करते थे, जैसे हम लोग बात करते हैं यूरोपियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता था जो अलग अलग ABCD लेवल्स की बात करता था। आपका जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम होता है ABCD की बात करता है, तो वो लेवल्स की बात तो होती थी और वो कॉम्पिटेंसी लेवल्स ही थे, लेकिन उसको एग्जैक्टली हम लोग क्रेडिट फ्रेमवर्क्स नहीं कहते थे। अब क्रेडिट फ्रेमवर्क कहना प्रारंभ कर दिया, बाकी देशों ने भी कहना प्रारंभ कर दिया, हमने भी कहना प्रारंभ किया उसको। सर NEP 2020 में एक यूज़ करते हैं RPL जी राइट, सो इस पे थोड़ा सा ये एग्जैक्टली है क्या? एक बार फिर से मैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात करता हूँ। जो मैंने कहा कि जो आप क्रेडिट अर्न कर सकते हो वो क्रेडिट आप फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल तीनों तरीके से क्रेडिट को आप अर्न कर सकते हो। इसमें जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो एक और लेवल की बात करता है
कि जो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर करी है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मान लो आप और मैं दोनों वेल्डर हैं, ठीक है। हम दोनों ने साथ में ITI गए और हमने वेल्डिंग का कोर्स ज्वाइन किया और हम दोनों वेल्डिंग करने लग गए। उस कोर्स को करने के बाद आप कुछ और काम कर रहे हो और मैं उसी प्रोफेशन में हूँ, मैं लगातार वेल्डिंग कर रहा हूँ। 7 साल के बाद हम मिलते हैं तो ऑब्वियसली 7 साल के बाद आज अगर देखा जाए तो दोनों की क्वालिफिकेशन बराबर है। आप भी वेल्डर थे, मैं भी वेल्डर था। अब 7 साल में जो मैंने लगातार काम किया उसका क्या हुआ? पहली बार उस काम को क्रेडिटाइज किया गया एक्चुअली। जो आपने शब्द यूज़ किया कि वो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, कि वो मेरी प्रायर लर्निंग है, उसको भी तुम एसेस कर सकते हो और उसके भी क्रेडिट दे सकते हो बेसिकली। तो अभी क्या है कि एक ऐसा कैंडिडेट हो सकता है, अभी तो मैंने बोला कि हम दोनों सिस्टम में ITI गए और हमने वेल्डिंग का कोर्स किया, तो एक ऐसा विद्यार्थी भी हो सकता है वो कभी स्कूल कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर गया ही नहीं। वो एक वेल्डर के साथ, उस्ताद के साथ लगा हुआ है और वो सीख रहा है। वो एक मैकेनिक के साथ लगा हुआ है, सीख रहा है और वो बहुत अच्छा मैकेनिक बन गया। अब बहुत अच्छा मैकेनिक बन गया उसको, लेकिन समाज तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। वो तो उस्ताद के साथ काम कर रहा था, उस्ताद ने तो ओके बोल दिया उसको। इसमें सर एक जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे एक दोस्त थे वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से थे जी। तो उन्होंने क्या एक दिन बता रहे थे किसी रिलेटिव के वहाँ पे गए, उनके शॉर्ट सर्किट हो गया घर में। उन्होंने उसका नाम विकास नाम था कि विकास यार इसको सही कर दो, तो उन्होंने उसको एज ए ऑफेंड लिया। बोलो मैं इलेक्ट्रीशियन थोड़ी, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। सेम जोक्स बनते मैकेनिकल इंजीनियर के कि यार गाड़ी रिपेयर थोड़ी करेंगे। तो वो आप प्रैक्टिकल लर्निंग को कहीं ना कहीं हम डिफेम भी कर रहे थे कि वो अलग चीज़ है। अगर उसको हम क्रेडिटाइज करेंगे तो आई थिंक वो अच्छा होगा उनके लिए। और वो एक जो आप कह रहे हो ना रिकग्निशन मिलना सोसाइटी में, क्योंकि होता क्या है, वी एज अ ह्यूमन जिस चीज़ में क्रेडिट अच्छा है, क्रेडिबिलिटी मिल रही है, उसको हम कर लेते हैं, है ना। वो हमें प्रॉब्लम इंजन को रिपेयर करने में नहीं है, प्रॉब्लम है उसके साथ जो इमेज एसोसिएटेड है उससे। तो अभी जो मैं कह रहा था, बहुत अच्छा मैकेनिक है, मान लीजिए उसने सीख लिया लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये सिस्टम जो है RPL का वो अलाउ करता है कि मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में चले जाऊँ। मैं एक सेंटर जाता हूँ, बोलता हूँ मेरा असेसमेंट कर लो जी, कि मैं आपके जो लेवल 4 या लेवल 5 या लेवल 6, मैं बोलता हूँ मैं लेवल 6 के वेल्डर के बराबर कॉम्पिटेंसी रखता हूँ। मेरा असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करके लगता है कि नहीं ये तो ठीक है भाई, इसको तो आता था सब कुछ, आप मुझे लेवल 6 का सर्टिफिकेट दे सकते हो, ये प्रोविज़न है। तो आपने लर्न किया हुआ है, प्रायर लर्निंग आपकी है, दैट प्रायर लर्निंग कैन बी क्रेडिटाइज्ड एंड दोज क्रेडिट कैन बी कन्वर्टेड टू योर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन एनी ये फॉर्म। जो मैं सेंटर्स में जा रहा हूँ कि आप एनालाइज कर लो मेरी क्वालिफिकेशन, ये कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज होंगे या कुछ अलग से सेंटर्स खुलेंगे? ये अभी तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें खाली कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं बेसिकली उसको जज करने के लिए, कि वो अपने पैरामीटर्स को पहले पब्लिश कर दें और उसके बेसिस पर असेसमेंट कर सकते होंगे। डिग्री देना है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मैं नर्सिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैंने नर्सिंग का कोर्स नहीं किया, मैं हॉस्पिटल में बचपन से जाता था अपनी मदर के साथ में और मैं बहुत अच्छी नर्स बन गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अब मैं गया कि बोले कि मुझे तो भाई BSc नर्सिंग की एक डिग्री दे दो, क्योंकि जितना काम उसको आता है सब कुछ मुझे आता है। हो सकता है आपको डिग्री नहीं मिले, तो अभी जो प्रोविज़न गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं कि डिग्री के लिए जितने भी क्रेडिट होंगे उसके 40% क्रेडिट हम आपको एक्सपीरियंस के आधार पर दे देंगे। 60% के लिए आपको आना पड़ेगा। और खाली स्किल्स के आपको क्रेडिट चाहिए तो स्किल के क्रेडिट ले जाओ आप। तो अगर आपके 40% क्रेडिट काम आ रहे हैं तो हम आपको सर्टिफाई कर देंगे, आप स्किल्ड हो जी, इस लेवल के स्किल्ड हो। लेकिन एकेडमिक डिग्री के लिए जो UGC ने कहा कि हम आपको 40% तक आज की तारीख में रिकॉग्नाइज करते हैं। सर जैसे अभी हमने एग्जांपल नर्स का लिया, तो मेडिकल में भी सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हम एक ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है जी, तो उसमें एक डॉक्टर है कि उन्होंने 60% अपना यहाँ से किया, बाकी उन्होंने कुछ और स्किल सेट किया, तो हो सकते हैं वो एज ए स्किल में वो काफ़ी अच्छे हों, बट एज अ डॉक्टर शायद उतने अच्छे नहीं है। तो उनको भी हम इसमें ही कि उनको प्रॉपर डिग्री वगैरह मिल जाएगी, या उसके लिए क्या? क्योंकि वो आपका उस कॉलेज पर डिपेंड कर रहा है कि कौन से कोर्सेज को वो अलाउ करेंगे कि आप ऑनलाइन कर सकते हो, फ्रीडम है उस चीज़ की। तो जो प्रैक्टिकल के कोर्स होंगे ऑब्वियसली वो आपको परमिशन ही नहीं होएगी कि आप उसको ऑनलाइन अलाउ कर दें। हाँ, जैसे अभी
हम MBBS की बात करते हैं, BTech की करते हैं, ये आप डिस्टेंस से नहीं कर सकते, आपके जी। रेगुलर कोर्सेज है, तो Yes. उसी तरीके से वो कुछ होंगे। ठीक। सर इसमें आपको क्या लगता है कि जो इंस्टीट्यूशन ओनर है, मैं अभी बात कर रहा हूँ प्राइवेट में इंस्टीट्यूशन ओनर, वो एक्सेप्टेबल हैं इसके लिए, या फिर वो एक होता है ना कि ज़बरदस्ती वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है? तो अभी ज़्यादातर मेजॉरिटी स्कूल किस कैटेगरी में आ रहे हैं, और अगर कोई स्कूल इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करना चाहता है, वो उनको लगता है कि बेसिकली रियलिटी में अच्छी है, तो इस पे वो कौन कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जिनकी हेल्प से वो इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सकते हैं स्कूल में, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो जाए और उनको भी इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाए, क्योंकि आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताए जो ऑलरेडी इसमें हेल्प करते हैं, तो कुछ ऐसे और भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो आप बताना चाहें? जितनी बहुत आज की तारीख में एडटेक कंपनीज़ बहुत सारी हो, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार इन फील्ड में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। AICTE की वेबसाइट अगर देखते हैं तो AICTE ने बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को अपने यहाँ रजिस्टर किया हुआ है और उनके कोर्सेज़ को भी रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, उनके कोर्सेज़ को रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सर्च कर सकते हैं बेसिकली, आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आप चाहते क्या हो, तो वो रिक्वायरमेंट आपने पहले अपने आप को असेस करना पड़ेगा कि वो रिक्वायरमेंट क्या है और वो रिक्वायरमेंट मेरी कहाँ से मीट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे बच्चे को हार्डकोर लेट्स से कंप्यूटर रिलेटेड कोई कोर्स करवाना है, मुझे पाइथन की प्रोग्रामिंग, मेरे पास पाइथन का टीचर नहीं है, लेकिन मैं बच्चे को पाइथन का कोर्स वो फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो मैं फ्यूचर स्किल प्राइम की बात कर रहा था, वो मिनिस्ट्री ऑफ IT का जो प्लेटफॉर्म है, मैं उसको वहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ एकेडमिक कोर्स चलवाना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आज की तारीख में साइकोलॉजी का टीचर नहीं है, मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़वाना है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए जो मेरा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है, स्वयं वाला प्लेटफॉर्म है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मिक्स एंड मैच है बेसिकली, ये एक वो खुद से ढूंढना पड़ेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा जो रोल होगा इंस्टीट्यूशन का वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, Yes. उनको एफर्ट डालने पड़ेंगे Yes. इसमें, है ना, बट ऑब्वियसली रिजल्ट इसमें ज़्यादा बेटर आएंगे। सर जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे क्रेडिट हम दे रहे हैं कोर्सेज़ के लिए, तो कोर्सेज़ किस किस कैटेगरी से आते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोडिंग का हमने एग्जांपल लिया, स्कूल लेवल की भी बात करते हैं, डिग्री लेवल पे बाद में स्पोर्ट्स हमने बात किया, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ड्रामा वगैरह आ गया, और क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है कि जब हम 12th लेवल पे 40 डिफरेंट सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मुझे लगता है कि जितना कुछ हम सोच सकते होंगे, अगर वो 40 सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बीच में कहा कि कंप्यूटर से, अब कंप्यूटर में क्या क्या हो सकता होगा, हाँ, 3-4 चीज़ें हो सकती बहुत होगी सारे। ना। कोडिंग का एक एरिया हो सकता होगा, बिल्कुल। ठीक है, जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक पार्ट हो सकता होगा। उसके नीचे वाला लेवल जो DTP ऐसा कुछ बोलते थे, DTP ऑपरेटर, डेस्कटॉप प्रिंटिंग ऑपरेटर जो होते थे, वो DTP का कुछ काम कर सकते थे। उसके बाद आपके विजुअल डिज़ाइनर्स, ऑडियो विजुअल डिज़ाइनर्स कुछ हो सकते हैं, UX भी कह देते जी हैं, हाँ। ग्राफिकल कह लो, UI जिसको ऑरेंज इकोनॉमी ऐसा भी आजकल एक वर्ड यूज़ करना स्टार्ट किया कि उस फील्ड में भी। तो इस तरह के कोर्सेज भी अगर आप देखोगे तो वहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरा फील्ड चले जाते हैं, आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो तो अगर मैकेनिकल के फील्ड में चले जाते हैं, तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपको 2-3 तरह के कोर्स मिल जाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के 2-3 तरह के कोर्स मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर में आपको ऑर्गेनिक ग्रोवर का कोर्स मिल जाएगा, आपको ड्रिप इरिगेशन का कोर्स मिल जाएगा। तो एग्रीकल्चर में आपको ऐसे कोर्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। ये कोई लिस्ट है सर जहाँ पे मैं देख सकूँ कि 40 के 40 कौन से सब्जेक्ट है, कि आप खाली खुद से रिसर्च कर सकूँ? CBSE के साइट में चले जाएं, CBSE में लिस्ट ऑफ वोकेशनल कोर्सेज देखें, तो वो कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कंटेंट मिल जाएंगे उसके। ओके, और अगर ये सेम चीज़ मैं डिग्री लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे चेक करना चाहता हूँ, तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज? यूनिवर्सिटीज़ तो अपना अलग अलग, हर एक सबके यूनिवर्सिटी अलग होगा। के अपने अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। बट वो मेरे को मिलेंगे वोकेशनल कोर्सेज के नाम से। यस, ओके, जितनी यूनिवर्सिटीज़ ने अपलोड कर रखे होंगे उस नाम से आपको वहाँ दिखने लग जाएंगे। जो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट वो तो सभी कर चुके होंगे। मतलब आज की तारीख में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ने क्रेडिट और करिकुलम फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर लिया है, जो UGC का है, जो कि बात करता है कि 9 क्रेडिट तो आपको स्किल्स के से देने ही हैं, जो बात करता है आपको 2 से 4 क्रेडिट इंटर्नशिप से ही आने चाहिए। तो ये लगभग सब ने अडॉप्ट किया हुआ है। इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल सर। जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इंटर्नशिप है, कि इंटर्नशिप पहले खाली इंजीनियरिंग में होती थी,
अब हम बोल रहे हैं सबको इंटर्नशिप देनी है, तो चैलेंज तो है कि बीए हिंदी वाले बच्चे को इंटर्नशिप कहाँ दोगे? कहाँ दोगे और उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? Yes. क्योंकि हमारे टाइम पे मैं अच्छी तरह याद है कि मेरे चाचा कॉर्पोरेट में थे, मैकेनिकल फील्ड में ही। उनके थ्रू मैं गया वहाँ पे, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है 6 हफ्ते बाद आ जाना, सर्टिफिकेट ले जाना। मैंने कहा मेरे को आना है। बोला यार नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल टाइम पे आऊँगा। मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ी सर, क्योंकि उनका कंसर्न ठीक है कि एक बच्चा आ गया और वो मशीनिंग लाइन थी वहाँ पे, आपने चोट लगवा ली, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आपने काम करा नहीं करा, क्योंकि कॉर्पोरेट को तो उसके पैसे नहीं मिल रहे, वो एक एक्स्ट्रा हेडेक क्यों पालेंगे? तो मैंने कहा कि सर मैं आपका अनपेड एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, जितना मेरे को आता आई विल बी, आप मेरे को कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो वो भी हमें एक देखना पड़ेगा कि खाली वो सर्टिफिकेट का ना बन जाए कि एक ने लिख के, ऑफिस ने लिख के दे दिया। वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। जैसे हमारे जब स्कूल्स में प्रैक्टिकल आते थे, तो वो बच्चे को सबकॉन्शियसली या अननोइंगली हमने कन्वे कर दिया फुल मार्क्स मिलने वाले, इसको तुम छोड़ दो, राइट। और हमने फोकस कहाँ पे कर लिया कि थ्योरी पे आ जाओ, प्रैक्टिकल को हमने छोड़ दिया। तो सेम यहाँ पे ना होगी, ये 40% तो तुमको मिल ही जाएंगे कि तुमने किया है, और रेदर फिर दोबारा से हम, तो एक तरीके से हम जो थ्योरी को है उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाते हुए चले जाएं। ऐसा तो इसके लिए बिल्कुल सही डाउट है आपका, संभव है ऐसा। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन नेचर है, नॉट माइंड, ह्यूमन नेचर। आसान चीज़ें ढूंढते हैं हम, आसान रास्ते ढूंढते हैं हमेशा, ऐसा संभव है। तो इसमें आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो पॉसिबल नहीं है सबको एक विचारधारा के साथ चलाना, सबको एक लाइन पर चलाना। आपको यूज़ करना पड़ेगा आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी को। जब तक टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड करना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया, हालांकि इस पे स्टेप भी लिए थे कि प्रैक्टिकल का तो एग्जामिनर आपका बाहर से आता था, वो मार्क्स देता था, बट वो अब वो सेटिंग एग्जामिनर और स्कूल के बीच में हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा कि उनके बीच में डायरेक्ट लिंक ही ना हो, कि वो जो स्किल वाले नंबर है वो कोई और एंटिटी दे रही है और वो फिजिकली वहाँ पे आके उनके बीच में वो साठगांठ ना हो पाए। शायद ये हमें इस पे काम करना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली क्या है ना, पूरा सिस्टम आस्ते आस्ते चेंज होना होगा। जो असेसमेंट के पैरामीटर्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे हम। जब असेसमेंट के पैरामीटर्स में चेंज करूँगा तो मैं बोलता हूँ परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज निकालूंगा कि तुम जब परफॉर्म कर रहे हो तो क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि उसके लिए रिक्वायर्ड है, तुम क्या क्या परफॉर्म कर पा रहे हो। एक बहुत कॉमन सा जॉब रोल चलता है मार्केट में, उसको शायद क्या बोलते हैं, डिस एंटीना जो लगता है ना, डिस एंटीना इंस्टॉलर का एक जॉब रोल होता है, ठीक है, या आपका सोलर पैनल इंस्टॉलर का एक जॉब रोल है मान लीजिए, ठीक है। तो वो एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल है। उन्होंने इसको डिज़ाइन इतने अच्छे तरीके से किया कि आपको अगर पास होना है तो आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है कि मैं आपसे वाइवा ले रहा हूँ आके, ना मैं वहाँ पर आके आपसे कुछ ले रहा हूँ, आपको मैंने दे दिया है कि तुमको इंस्टॉल कर लो, और मेरे पूरे परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज मैंने पहले से डिफ़ाइन किए हुए हैं। स्क्रू लगाने के लिए मैंने जो आपका स्क्रू ड्राइवर उसको प्रॉपर होल्ड किया कि नहीं किया, स्क्रू मैंने सही जगह लगाया कि नहीं लगाया, मैंने उसका अलाइनमेंट चेक किया कि नहीं किया, तो मैंने सारी चीज़ पहले से डिफ़ाइन कर ली और मैं खाली टिक कर रहा हूँ इसने कौन कौन सी चीज़ सही कर ली, और सही कर ली तो उसको उसके हिसाब से मार्किंग हो रही है। तो ये रूब्रिक्स बनाने हैं एक्चुअली असेसमेंट के। जब तक असेसमेंट के रूब्रिक्स स्ट्रांग नहीं बनेंगे, और वहाँ पर जो मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमारी क्लास, असल में चैलेंज यही आता है ना कि मान लो बेचारा एक इंस्ट्रक्टर आता है, वो असेस करना चाहता है इंडिविजुअल स्टूडेंट को, तो मेरी 100 की तो क्लास है, वो असेस करने लगेगा तो उसको तो वहाँ पर एक हफ्ते उसी में लग जाएंगे। तो यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, उस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं ला के। ठीक है सर, आपने कहा कि हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं बच्चे को, मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि अगेन ये जो आपने रूबिक्स बताए, ये आई एम नॉट श्योर, बट शायद ये अभी जब प्रैक्टिकल के लिए टीचर आता है उसके लिए भी होते होंगे, राइट। बट अभी वो पूरी तरह से एक इंडिविजुअल की इंटीग्रिटी पे डिपेंड हो गया। अगर फेल करते हैं तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो अगर यही चीज़ हम रूब्रिक्स भी बना लेते हैं, हमने सब कुछ कर लिया, बट ये हम कैसे इंश्योर करेंगे कि वो एक इंडिविजुअल की इंटीग्रिटी लूज़ होने पे हमारा पूरा सिस्टम फेल ना हो, वो कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं? देखो, उन रूब्रिक्स के कुछ ना कुछ, अगर मैंने रूब्रिक्स बना लिया तो उस रूब्रिक्स को फॉलो करने के लिए मेरे पास कुछ एविडेंसेस भी तो चाहिए मुझे। वो एविडेंसेस क्या क्या होंगे,
तो मैं जब रूब्रिक्स बनाता हूँ तो रूब्रिक्स बनाने का तरीका ये है कि मैं उसमें लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने स्पोर्ट्स के रूब्रिक्स बनाना है, ठीक है, स्पोर्ट्स के रूब्रिक्स बना रहा हूँ कि तुम्हें स्पोर्ट्स के नंबर दूंगा जी। उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, एक पैरामीटर खाली लेता हूँ कि वो ग्राउंड में रोज़ रूटीन से आता है जी, टाइम से आता है और डिसिप्लिन्ड है। रूब्रिक्स का एक पार्ट है। इसको मैं एसेस कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैंने अटेंडेंस रजिस्टर लगाया हुआ था, बायोमेट्रिक लगाई हुई थी, मैं वहाँ से उसको असेस कर रहा हूँ। तो रूब्रिक्स के जितने पैरामीटर्स हैं वो एविडेंस बेस्ड पैरामीटर हैं बेसिकली। तो वो जो आप बोल रहे हो ना ह्यूमन इंटरवेंशन, वो बहुत ज़्यादा उसको मैंने सब्जेक्टिविटी दी नहीं है। वो रूब्रिक्स आपको ऑब्जेक्टिव रूब्रिक्स होने चाहिए। तो इसमें सर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट तो ह्यूज रहेगा, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हम स्कूल्स में भी एनालाइज कर रहे हैं प्रेजेंटेशन बेस्ड और एआई वहाँ पे लगा रहे हैं और सारी चीज़ें, तो फिर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अभी के लिए हमारा गवर्नमेंट लेवल पे हम उसको सपोर्ट कर पाएंगे, या प्लान क्या गवर्नमेंट का इसको हम कब तक करना चाहिए? मीन्स इमीडिएट तो आज की तारीख में तो रूब्रिक्स भी नहीं बने हुए, बिल्कुल। तो फेजेस में चलना है, हो सकता है आस्ते आस्ते, जैसे अभी हमने स्टार्ट किया कि हम डिजिटल कॉलेज लेके आएंगे, तो डिजिटल कॉलेज में कॉन्सेप्ट को एक बार चेक कर लें, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अगर सही लगता है, उसको लगता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो बाकी जगह पर रेप्लिकेट हो सकता होगा। सर NEP 2020 आया था, तब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जो मेन पॉइंट्स आए थे, कुछ लैंग्वेज पे बात हुई थी कि बच्चे को थर्ड लैंग्वेज भी चूज़ करनी है। तो लैंग्वेज के बारे में NEP में क्या है कि मैं मदर टंग में ही पढ़ूंगा, किस लेवल तक पढ़ूंगा, उस पर थोड़ा सा बताएं। 3 लैंग्वेज फार्मूला के भी जो बात कर रहे हैं, कोई नया तो था नहीं, कोठारी कमीशन ने ही बात किया था कि 3 लैंग्वेजेस होने चाहिए। आज भी हम वही बात कर रहे हैं और शायद होते भी हैं काफ़ी स्कूल्स में, चल रहे हैं पहले से। अदरवाइज भी बच्चे को ऑप्शन दे रहे थे कि भाई तुम तीसरी लैंग्वेज पढ़ लो। देखो हमें पता है कि जो रिसोर्स हम यहाँ तैयार कर रहे हैं वो हमें खाली खुद के लिए नहीं तैयार करना है। मेरी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है ही नहीं उतनी, मैं जॉब कहाँ से क्रिएट करूँगा? मुझे ग्लोबल सिटीजन बनाना है, ग्लोबल मार्केट के लिए रिसोर्स तैयार करना है। मैं उसको सिखाऊंगा नहीं। अगर आज की तारीख में मेरा बच्चा जाके यूएस में क्यों अच्छा कर रहा है, उसको मैंने अंग्रेजी पढ़ना सिखा दिया था यहाँ से, इसलिए अच्छा कर रहा है। बिल्कुल सर। अगर मैंने वही उसको फ्रेंच भी सिखा दिया, यूरोपियन कंट्री में जाने लायक बना दिया उसको, तो वहाँ भी जाएगा। मैंने जापानीज सिखा दिया, वहाँ भी जाएगा। हम बात इतनी सी तो कर रहे हैं कि भाई तुम शुरू के साल जितने हैं उसको मदर टंग में समझा दो, ताकि उसको शुरू से अंग्रेजी का बोझ नहीं पड़े उसके ऊपर कि ज़बरदस्ती में उसको इंग्लिश में रटवा रहा हूँ। पहाड़ी हम लोगों ने सीखे, हिंदी में टिपिकल, तो अभी भी आप कभी भी पूछोगे तो बता सकते होंगे। बिल्कुल। तो सर जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल में मैं श्योर नहीं, बट आई थिंक इंजीनियरिंग मेडिकल ऐसी है कि वो इंग्लिश में ही होते हैं, तो क्या उनका भी हमारा प्लान है कि लेट से इंजीनियरिंग को भी हम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में करेंगे, या फिर लेट से फ्रेंच या जापानीज़ का हम एग्जांपल लेता है तो हम उसमें करेंगे? क्योंकि अगर हम ग्लोबल सिटीजन की बात करते हैं, मैंने इंग्लिश में इंजीनियरिंग करी है और मैं जर्मनी एक फर्म में जाता हूँ, तो मेरे को लगता है वो टर्मिनोलॉजी मेरे को जर्मन में पता होनी चाहिए। तो उसका पे अभी के लिए क्या स्टेटस है? जैसे हिंदी में तो हमने स्टार्ट कर दिया, हिंदी में तो हमने नोटिफाई कर दिया। कुछ एक कॉलेजेस हैं जो कि बीटेक हिंदी में करवा रहे हैं। तो लैंग्वेज अगर देखो तो खाली माध्यम है, वो तो एक आपका मीडियम है जिससे कि नॉलेज आपस में कम्युनिकेट करें, नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है बेसिकली। टर्मिनोलॉजी जो चल रही होगी, अगर थर्ड लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया शब्द यूज़ कर रहे हैं तो मोर और लेस उसी तरीके की लगभग कहीं ना कहीं चलती होगी। तो वर्नाकुलर में सब्जेक्ट पढ़ाना वो हमने स्टार्ट किया। अब हम बोल रहे हैं कि उसको हमने मैंडेटरी नहीं किया कि इंजीनियरिंग सारे बच्चे हिंदी में ही पढ़ेंगे जी। हम बोल रहे हैं अगर तुम्हें हिंदी में पढ़ना है, वी हैव गिवन यू दिस ऑप्शन कि तुम हिंदी में भी पढ़ सकते हो, क्लास तुम्हारी हिंदी में लगवा देंगे, तुम हिंदी में एग्ज़ाम दे दो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे अंग्रेजी में, उन्होंने चूज़ किया उसको। लेकिन बच्चों को बाद में लगा कि नहीं, साथ साथ अगर मैं इंग्लिश भी सीखते रहता हूँ तो ठीक है, ये कल की तारीख में मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ इसकी भी रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे के हाथ में छूटी हुई है, वो होनी भी चाहिए। सर जैसे स्किल की हमने बात की, वैसे ये एक एरिया और है एजुकेशन में, टर्मिनोलॉजी और है जिसका यूज़ हर कोई कर रहा है, बट फ्यूचर में वो क्या शेप लेगा वो क्लैरिटी किसी को नहीं है। AI, राइट? शायद हमें लगता है कि ChatGPT पे बच्चा क्वेश्चन पूछ ले रहा है तो वो AI लर्निंग हो रही है। गवर्नमेंट इस पे किस लेवल पे देख रही है कि हम कहाँ कहाँ तक AI को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और वो बच्चे को कैसे कैसे हेल्प करेगा? और क्योंकि
अब उसमें बहुत बार एक कंसर्न ये भी आता है कि वो फैक्चुअली गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है स्टिल एआई कैन हेल्यूसिनेट। तो उस चीज़ को हम कैसे आउटसाइड कर रहे हैं कि वो इंश्योर करें हम कि बच्चे को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही मिले। तो पहले तो अपना खुद का आपको एआई प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपना एआई का सिस्टम खुद से डेवलप करना पड़ेगा, आपको खुद से उसको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। अगर आप एक ऐसे एआई मॉडल पर डिपेंडेंट हो जो कहाँ से सीख रहा हो उसका सोर्स ही हमें नहीं पता, बिल्कुल तो आप तो उसको जिस तरीके से उसने जहाँ से सोर्स उठाया वही ज्ञान देगा आपका बेसिकली। बिल्कुल। तो एआई के बहुत सारे मॉडल्स हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में चल रहा है, कुछ देशों ने पहले बना लिए, हो सकता है कि हमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कुछ तो डेवलप करना पड़ेगा। और जब हम डेवलप कर पाएंगे, अगर मान लो हमने उसी तरीके से उसको ट्रेन किया हुआ है, अपने हिसाब से ट्रेन किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो होनी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन आपकी गलत तरीके से निकल कर आएगी। बिल्कुल। तो रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली आने वाले टाइम में, और स्पेशली इतनी बड़ी कंट्री में, जब अभी बात कर रहे थे असेसमेंट की, जब हम बात कर रहे थे, तो असेसमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मुझे पता है कि अगर मैंने अपने एआई टूल को ऐसा ट्रेन किया हुआ है कि वो मेरे आउटकम को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि आउटकम किस लेवल पर जा रहा है, वो किस कैटेगरी में जा रहा है, तो वैसे सिस्टम हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे, वैसे हमें खुद से डिज़ाइन करने पड़ेंगे। अब तो गवर्नमेंट अभी मतलब कुछ थोड़ा सा ओपिनियन होगा कि वो ये मॉडल खुद बिल्ड करने के फेवर में है, या लेट्स से कोई इंडियन एडटेक प्लेटफॉर्म है उसका वो यूज़ कर सकते हैं। अभी एग्जैक्टली पॉलिसी पे क्या गवर्नमेंट का ओपिनियन है? आप अगर एआई मिशन देखोगे तो एक तो नेशनल लेवल पर है, हर एक स्टेट ने अपने एआई मिशन से स्टार्ट किए। अब एआई मिशन में है कि वो अगर देखोगे तो खुद से कोई एज सच बिल्ट नहीं कर रहा है। जितने भी हम मिशंस की बात कर रहे हैं ना, उस मिशन में गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कहीं भी कि हम पूरी चीज़ खुद से बिल्ड करेंगे, वो सपोर्ट कर रहा है। तो हम जो या गवर्नमेंट की जो भी मशीनरी है बेसिकली, एआई मिशन क्या कर रहा है आपको कि भाई ठीक है, आप ये लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना, एलएलएम बनाना चाहते हो, तो हम इसमें आपको सपोर्ट कर सकते होंगे। हम किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट मैकेनिज्म है बेसिकली। तो ये तो कलेक्टिवली डेवलप या बिल्ड हो सकता होगा। अगर साइंटिस्ट बैठ के एनआईसी जैसा एक प्लेटफॉर्म तो बना सकते होंगे हम लोग, लेकिन पूरे देश के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको कुछ सिस्टम्स को डिज़ाइन करना, ट्रेन करना है, तो मल्टीपल ब्रेन्स चाहिए वहाँ पर। और ये जो मिशंस हैं बेसिकली, ये भी सपोर्टिंग मिशंस हैं बेसिकली जो सपोर्ट करते होंगे। एग्जैक्टली सर, हमने जब जैसे बिफोर द कैमरा स्टार्ट हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमने एसएसबी का के ऊपर ट्रेन करने के लिए एआई को ट्रेन करा, तो वहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन जो इन्वेस्टर का आता था वो यही आता था, यार बहुत सारे मॉडल हैं, यूज़ एनी, राइट, रेदर अपना मॉडल क्यों ट्रेन करना है। तो लॉन्ग टर्म उसमें यही है कि मेरा जो उनको आंसर रहता था वो यही रहता था कि लेट्स से सर, अगर मैं चाइना का कोई मॉडल यूज़ कर रहा हूँ और उसमें अरुणाचल प्रदेश का कोई एक बच्चा पूछता है कि कुछ भी क्वेश्चन, तो वो उसको अपना पार्ट बताएगा, अक्षाई चीन को अपना पार्ट बताएगा, पीओके को जम्मू या इनफैक्ट कश्मीर को ही पूरा पाकिस्तान का पार्ट बताएगा। तो आपको जो कोर मॉडल हैं वो अपने खुद के चाहिए और एजुकेशन में ज़्यादा चाहिए, राइट। तो इसलिए फिर हमने उसको पूरा बिल्ड किया। तो जो ये आपने बात कही है कि हमें मॉडल्स अपने चाहिएंगे, मेरे को लगता है बिल्कुल चाहिएंगे, और इनफैक्ट हमें मल्टीपल मॉडल चाहिएंगे, क्योंकि एक मॉडल जो अच्छा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हो सकता है वो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए ना हो। हमें छोटे छोटे बहुत सारे मॉडल्स ट्रेन करने पड़ेंगे जो स्पेसिफिक फील्ड के लिए होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्ज़ाम एनालाइज कर रहा है या बच्चे का एग्ज़ाम चेक कर रहा है, आंसर शीट चेक कर रहा है, उसके लिए अलग मॉडल होगा, रेदर ट्रेनिंग के लिए अलग होगा। बट हाँ, ये डूएबल थिंग है, और इसमें मेरे को लगता है कि जब तक हमारे स्टार्टअप्स आगे नहीं आएंगे तो ये इम्पॉसिबल भी लगता है अभी के लिए। वो आएंगे तो फिर ये डूएबल है। बिल्कुल सही कह रहा है सर, जो एआई के यूज़ की हमने बात की कि चाहे बच्चे की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, चाहे और सारी चीज़ों में है, और हमारे मॉडल्स होने चाहिए, बट इसके साथ में जब तक हमारे मॉडल्स नहीं है लेट्स से, तो एक स्कूल इंस्टीट्यूशन ओनर है वो एआई का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एक बच्चा या पेरेंट एआई का कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं, और साथ में वो कहाँ पे थोड़े से सतर्क रह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, मैं सब कुछ कंज्यूम ना करूं, रेदर मैं सही चीज़ को लेके कंज्यूम करूं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो स्कूल लेवल पर अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, मान लें अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो गैप आता है वो गैप इसलिए आता है कि बच्चा ज़्यादा एडवांस हो गया,
एआई टूल्स को यूज़ करने में। जो एजुकेटर है वो उतना एजुकेटेड नहीं है एआई हाँ, टूल वो के उन्होंने बारे ऐसे लिख के दिया, बच्चा एआई से लिखवा हाँ। के दे दे रहा है, बात खत्म। तो अभी क्या होगा ना, एजुकेटर को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई ये देखो 10 एआई के टूल्स हैं, वो जितना बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है उसी इंटरेस्ट से उसको भी सीखना पड़ेगा। एजुकेटर को पता होना चाहिए कि ये उसने क्लॉड से लिखा है, ऐसे जो आप बात कर रहे हो। तो अब वो बच्चे को इस तरह से गाइड करे कि बेटे ठीक है तूने क्लाउड से लिखा, तूने ये उसको प्रॉम्प्ट दिए, लेकिन तुम्हें इसको ऐसा करना चाहिए था, तो ये चीज़ें तो मिसिंग है इसमें। तो वो जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है बेसिकली, वो आवश्यकता है हमें अपने टीचर्स को देने की, क्योंकि हम उससे दूर तो नहीं जा सकते हैं। नहीं बच्चा जा लिख के बना के लाएगा वहाँ से। बिल्कुल आएगा सर। तो सर अभी आप हरियाणा सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट का पार्ट है, तो अभी एग्जैक्टली हम किस स्टेज पे हैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए? और हरियाणा लेवल पे हम स्कूल, जो हमने ट्रेनिंग की बात की कि हमें टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, तो वो हम कैसे कर रहे हैं अभी के लिए, या वो अभी एरिया है जो हमें टच करना है, अभी तक हम उस पर ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाए? कि इतना बड़ा सिस्टम है स्कूल एजुकेशन का, सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है। बिल्कुल सर। तो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं कहीं ना कहीं, कुछ पायलट करने की चर्चा चल रही है कि किस तरह से ये इंटीग्रेशन होना चाहिए स्कूल लेवल पर। तो कुछ पायलट मुझे लगता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट लेवल पर स्टार्ट होंगे कुछ स्कूल्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हुए। हायर एजुकेशन में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। अभी 23 तारीख को ही डिक्रस्टिक यूनिवर्सिटी मूर्थल वाली, उसमें हमने टीचर्स के लिए एआई टूल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो इसमें जब हम ट्रेनिंग टूल कह रहे हैं तो उसमें जर्नली यही क्लॉड और चैट जीपीटी की हम बात कर रहे हैं कि कुछ और एडवांस टूल? इसमें मतलब मुझे लगता है कि 12-15 इस तरह के टूल्स होंगे जिनकी अवेयरनेस एटलीस्ट टीचर्स को जिनकी होनी चाहिए, जो डायरेक्ट टीचिंग से, जो टीचिंग एड के तौर पर यूज़ हो सकते होंगे, उनकी कहीं ना कहीं चर्चा उसमें की जाएगी। और क्योंकि पॉसिबल ऐसा तो है नहीं कि सभी टीचर्स को ऐसा इंडिविजुअल ट्रेनर भेज के ट्रेन किया जाए, तो कॉन्सेप्ट ये भी है कि कहीं ना कहीं हम लोग मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर लें। तो कुछ मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने की भी बात है कि उसके बेसिस पर हम कहाँ तक रीच कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, ये इनिशियल स्टेज है। आने वाले टाइम में इसको थोड़ा सा और एग्रेसिव करने की आवश्यकता होगी। सर हम जब अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो खाली एक नॉलेज या स्किल गैदर करने तक शायद आई थिंक लिमिट नहीं रहना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं बात वैल्यूज़ की भी होनी चाहिए। और हम कह रहे हैं कि NEP 2020 एक इंडियनाइज्ड एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर हम सारी वो वैल्यूज़ भी डालने की बात कर रहे हैं जो इंडिया की रूटेड वैल्यूज़ हैं, वो उसमें इनकलकेटेड रहें। तो लेट्स से उस लेवल में हम क्या काम कर रहे हैं, या वो ये पॉलिसी कैसे इंश्योर करती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो वैल्यूज़ भी अच्छी कैरी करें, जो हमारे फोर फादर्स की वैल्यू रही हैं उसको हम कंटिन्यू करें, या कोई अच्छी वैल्यू वर्ल्ड में कहीं से भी है तो उसको भी अडॉप्ट बच्चे कर सकते हैं? तो उसके बारे में मतलब मल्टीपल टाइम अगर आप देखोगे तो NEP डॉक्यूमेंट में मल्टीपल टाइम जो एक शब्द यूज़ हुआ है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट शब्द यूज़ हुआ है। पॉलिसी बात करती है बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की। होलिस्टिक डेवलपमेंट जो मैंने शुरू में वर्ड आस्क बोला, तो स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, बेसिकली एटीट्यूड जो कहीं ना कहीं वैल्यूज से लिंक्ड है। आपका पूरे की पूरी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है उस पर डिपेंड करता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। तो एटीट्यूड बिल्ड कैसे करें हम स्टूडेंट को? कुछ तो हो सकता है, लेट्स से पॉलिसी या स्कूल उसको बिल्ड कर रहा है। एज अ पेरेंट मैं इसको समझना चाहूँ कि मेरा बच्चे में मैं एटीट्यूड, राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड कैसे डेवलप करूँ, वो कैसे हम कर सकते हैं? वापस एजुकेटर का रोल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक जो लर्निंग के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, आपने शुरू में कहा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, तो मैं जब लर्निंग करवा रहा हूँ तो मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर थोड़ा सा स्ट्रेस दिया। जब मैं वो लर्निंग उसको उस तरीके से करवा रहा हूँ तो पता है कि 5 बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना है, और जब वो उस लेवल पर काम करते हैं ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं आपस में वो इंटरपर्सनल रिलेशन, आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, व्यवहार देखते हैं। ये एक एस्पेक्ट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम लोगों ने एक्चुअली ऑब्जर्व किया जब स्किल यूनिवर्सिटी में, कि हमारे यहाँ जो स्किल यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है वो जनरली होता है क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो फर्स्ट ईयर का बच्चा आता है बिल्कुल डरा डरा सहमस आता है, फाइनल ईयर तक आते आते वो थोड़ा सा वो नेता बन जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसमें जस्ट रिवर्स था। जो फर्स्ट ईयर का बच्चा आता था वो तो बिल्कुल खुला हुआ
और जो फाइनल ईयर का बच्चा बिल्कुल सबमिसिव, अच्छा, डिसिप्लिन। अब ये चेंजेस कैसे हुए? वो चेंजेस इसलिए हुए कि जो इस यूनिवर्सिटी में जितने प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे प्रोग्राम में ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंटीग्रेट किया हुआ है। तो वो जो बच्चा फाइनल ईयर तक पहुंचा उसने कम से कम 1 साल या 1.5 साल के ऑन द जॉब ट्रेनिंग की कहीं जाके। जब वो ट्रेनिंग करने के लिए गया किसी इंडस्ट्री शॉप फ्लोर पर, तो उसने वहाँ के वैल्यूज़, एटिकेट्स, वहाँ के सिस्टम को देखा। उसको लगा अगर मुझे सिस्टम में रहना तो ऐसे ही बन के रहना पड़ेगा। तो बेसिकली वो एक्सपोजर देने की आवश्यकता है, और जब तक वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा तब तक तो आप ऐसे ही बिहेव करोगे जैसे कर रहे हो। सर इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, आई थिंक 2000 अर्ली 2000 में, होल इन दी वॉल करके। उसमें दिल्ली में से ही ये स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने कंप्यूटर्स उस टाइम पे काफ़ी कम होते थे, तो वो इंस्टॉल किए और स्कूल के अंदर में, और दीवार में छेद कर दिया, और वो स्लम एरिया को फेस करता था, और कोई वहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पे बच्चे खुद से फिगर आउट कर रहे हैं है क्या, वो माउस कर रहे हैं, वो उसके बटन्स को ऑपरेट कर रहे हैं, वो खुद से समझ रहे हैं। इसमें जो ऑब्जर्वेशन आई लास्ट में वो ये थी कि उस टाइम पे जो छोटे क्राइम होते हैं, लेट से चोरी हो गई, बच्चों की लड़ाई हो गई, वो स्लम में वो भी कम हो गए, कि वो बच्चे एंगेज्ड हैं कुछ प्रोडक्टिव करने में। तो अगर हम बच्चों को राइट प्लेटफॉर्म दे दे कि वो सही बिल्कुल चीज़ कर रहे हैं, तो गलत को वो अपने आप छोड़ देंगे। अभी वो गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सही मिला ही नहीं है, राइट। तो एज ए सिस्टम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हमारे क्राउड को, हमारे यूथ को ये देने की है कि वो सही चीज़ उनको हम दे पाएँ हाथ में, कि वो उसका यूटिलाइज़ करें बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर एक कॉन्सेप्ट आजकल पेरेंट्स में, और स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि थोड़े जो अपर मिडिल क्लास है उसमें बहुत चल रहा है कि होम स्कूलिंग, कि मेरे को अपने बच्चे को स्कूल में भेजना ही नहीं है। तो उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है और पॉलिसी के क्या ओपिनियन है? पॉलिसी तो वापस मैं ही कह रहा हूँ, जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट में भी 5 अलग अलग कोशों की बात करती है। उसको जब हम देखते हैं तो वो इंडिविजुअली आपका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है कि सेल्फ सेंटर्ड डेवलपमेंट हो सकता है इन 5 कोशों को अगर बात करोगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बाहर निकलना पड़ेगा। मीन्स उसको सोसाइटी में रहना पड़ेगा, उसको अपने पीयर ग्रुप में रहना पड़ेगा। अदरवाइज जो हम कंप्लीट डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो फिर अगेन वो उसके पास डाटा होगा, स्किल्स नहीं होंगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सर इस पॉलिसी का एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुछ टाइम मेरे को हो गया एजुकेशन सिस्टम में, तो अभी एजुकेशन सिस्टम को जब अपग्रेड करने की बात चलती है तो लोग उसको ऐसा देखते हैं कि बिल्डिंग स्कूल्स की अच्छी बना दो, स्मार्ट बोर्ड्स लगा दो, प्रेजेंटेशन से पढ़ाना स्टार्ट कर दो, दैट इज़ अ बेटर लर्निंग, राइट। मेरा कहना वहाँ पे सिंपल एक रहता है कि हमें ना ये लर्निंग बेस एजुकेशन सिस्टम बनाना है, ना कि टीचिंग बेस। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बच्चा स्मार्ट बोर्ड पे अच्छा पढ़ेगा, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उसको एनालाइज तो करो, राइट। वो कॉर्पोरेट्स के लिए बने थे, वो नहीं बने थे शायद क्लासरूम के लिए स्मार्ट बोर्ड्स। तो जो पॉलिसी में बात हुई है पूरी की पूरी बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए हुई है, बच्चे को सेंटर में रख के हुई हैं, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की हुई है। रेदर हमने ये नहीं करा कि हम इतना बजट रिलीज़ कर देंगे, स्कूल्स को एयर कंडीशनर कर देंगे, स्मार्ट क्लासरूम बना देंगे, वो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि मेरे को लगता है कि लर्निंग बहुत कम रिसोर्सेज के साथ हो सकती है। टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बट यस बच्चे को भी फ्रीडम हमें देनी पड़ेगी। क्योंकि पहले हो सकता है कुछ लोग फेवर में रहते हैं हमारे गुरुकुल सिस्टम वाले, उसके उस टाइम पे करियर ऑप्शंस कम थे। करियर तो एक गुरु के लिए वो पॉसिबल था कि वो सब का ज्ञान रख पाए। आज हज़ारों करियर ऑप्शन है, एक टीचर नहीं रख सकता, आप वो कभी इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। और वहाँ पे गुरुकुल सिस्टम में एक चीज़ अच्छी होती थी कि बच्चे आपस में बहुत कुछ सीखते थे। वो सीनियर है तो वो अपने जूनियर को पढ़ा रहा है, वो जूनियर है वो उससे अपने जूनियर को पढ़ा रहा है। तो आप एक पार्ट में एक पढ़ भी रहे हो, आप नॉलेज डिलीवर भी कर रहे हो, तो आप बोथ रोल में हो, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में सिंक इन हो रही है, और उसी पे हमारी ये पॉलिसी काम करती है। सो सर थैंक यू, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और स्पेशली मेरे लिए, मेरे को नहीं पता ऑडियंस को कितना इनसे वैल्यू गैदर करेंगे, बट मेरे लिए ये बहुत ही आई ओपनर था। और इसमें जितना डेप्थ में है इसमें मैं और स्टडी करूँगा। और अगर हमारे ऑडियंस के और इस पे क्वेश्चंस आते हैं और हमारी टीम्स के इस पे और क्वेश्चंस आते हैं तो हम आपको दोबारा से एक बार देखना चाहेंगे, वो हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे सर। तो एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ दिस, इफ़ यू वांट टू टेल एनीथिंग जो हमारे पेरेंट्स को, बच्चे को जानना चाहिए, तो वो आप बता सकते हैं सर। नहीं जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।
पेरेंट्स बच्चों के लिए खाली है बी अवेयर और बी डिसिसिव। पेरेंट्स को तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल सर, कि अवेयरनेस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बच्चा डिसिसिव होना चाहिए कि उसने थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में डायरेक्ट नहीं आना है। थोड़ा सा इंटरेस्ट देखो कि मुझे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है इस काम को करने में बेसिकली। अगर आ रहा है तो मुझे ऐसा पढ़ना चाहिए। और पेरेंट्स में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसा क्या कर सकता हो, वो अवेयरनेस होनी चाहिए। और बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि कोई डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता है ना, क्योंकि सेकंड टाइम तो है नहीं। मेरी एज चले गई, 15 से 18 वाला जो एज ग्रुप है उसमें मुझे नीट भी देना है, जेई भी देना है, वहाँ मैं एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकता हूँ। इसलिए स्लो प्रोसेस है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा सारे लोग अवेयर रहेंगे, थोड़ा सा जागरूक रहेंगे तो एडप्टेबिलिटी बढ़ेगी चीज़ों की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बी हियर। थैंक यू जी।